गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुशामदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। एक स्माइल के साथ करें अपने दिन का आगाज़ और इस दुआ से उम्मीद के साथ कि आज का दिन बहुत अच्छा हो, इसका आगाज़ बहुत अच्छा हो। वैसे जब आगाज़ अच्छा होता है तो यकीन जानिए चांसेस ज़्यादा होते हैं कि पूरा दिन भी अच्छा होगा, इख्तिताम भी अच्छा होगा। हाँ, चांस होता है, समटाइम्स नहीं भी होता, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इफ़ यू स्टार्ट गुड तो चांस होता है कि इख्तिताम भी अच्छा होगा। हाँ, वो कहते हैं ना, आगाज़ अच्छा तो इख्तिताम अच्छा। एब्सोल्युटली। अच्छा, आज का सवाल ये है, मेरी अम्मी तो मेरे हाँ। छोटे भाई को ही कहती है ना, सबसे छोटा भाई जो है ना, मुझे कहती हैं आगाज़ ऐसा इख्तिताम ऐसा। अम्मियों का अपना ही तरीका होता है समझाने का ना, तो वो अक्सर यही इस तरह की बात कर देती है। तो आगाज़ ऐसा है तो इख्तिताम भी ऐसे ही होगा। तो मेरा जब सबसे छोटा भाई को गलती करता है तो शामत मेरी भी आ जाती है। कि बोली बात होती है ना शायद, घर का बड़ा बच्चा और घर का छोटा बच्चा, वो सबसे ज़्यादा उनको सुनने को मिलती है। जो बीच वाला होता है ना बेचारा, बच जाता है, वो होता ही नहीं है, किसी खाते में नहीं होता। वो किसी खाते में नहीं होता। हाँ, चलो, लेकिन इसमें एक चीज़ और भी होती है। समटाइम्स अगर एक बहन भाई को गलती करे तो उसका खुमियाजा बाकी सबको भुगतना पड़ता है। स्पेशली जब हम छोटे हैं तो अगर एक ने गलती किया और अम्मी अब्बू की डांट पड़ रही है तो साथ में जो आएगा उसको पड़ती जाएगी। और ये जो एक ट्रेडिशन है, मैं इसे कहूँगा, ये चलती आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, कल ये हुआ कि किसी बात पे मैंने आके अचानक से अपने बेटे से कहा कि, बल्कि बेटे से नहीं कहा, मैंने एकदम बेटी से कहा कि तुमने ये किया। तो उसने यूँ मुझे देखा कि बाबा मैंने तो नहीं किया, तो मूसा नहीं किया। अच्छा, मैं फिर भी मुसलसल उसे ही कहते जा रहा हूँ। तो वो कह रहे बाबा मैंने तो किया भी नहीं, आप मुझे क्यों डांट रहे हैं। अब वो चुप करके बैठ गई और मैं काफ़ी देर बाद सोचता रहा मैंने वाकई से क्यों कहा, ऐसी तो गलती नहीं थी। देन आई रियलाइज़ कि नहीं, गलती उसकी वाकई नहीं थी और मुझे अपनी बेटी को नहीं कहना चाहिए था। सो मुझे बाद में उसने कहा कि बाबा देखिए, मैं तो काफ़ी देर से वेट करती रही कि अब खुद आपको रियलाइज़ हो जाए। अच्छी बात, आपको रियलाइज़ हो गया। मैं कहा नहीं, फिर मैंने डैमेज कंट्रोल किया। मैं कहा नहीं, मैं तुम्हें इसलिए डांट रहा था चूंकि देखो भाई तो छोटा है, तो अगर वो गलती कर भी रहा था तो तुम्हें चाहिए था, तुम उसे ठीक करती। रोका क्यों नहीं? तुमने रोका क्यों नहीं? तुम्हें समझाया क्यों नहीं? कहेगी मैं तो बहन हूँ, मतलब अब्बा आप समझाएं, आपकी जिम्मेदारी है। मैं तो घर पे नहीं था ना, मैं घर जाके चुके किसी बात पर उनको डांट रहा था। अच्छा, वैसे ये बात आपने बहुत इंपॉर्टेंट की है कि हम आज हम जरा बात भी करेंगे कि बच्चों से डील किस तरह से करना चाहिए, उनके बिहेवियर्स को कैसे डील करना चाहिए। आज आगे चल के हमारा ये टॉपिक भी है, लेकिन ये बात पॉइंट आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम बच्चों को डील किस तरह से करते हैं। बाज़ औक़ात जब एक बच्चा गलती करता है तो आप दूसरे बच्चे को भी डांटना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से दूसरा अपना कॉन्फिडेंस लूज़ करता है और एक खौफ। हम अक्सर देख रहे होते हैं ना कि अम्मी का जब चप्पल उठता है, सच्ची बात है, ये हर घर में हमने देखा है। सो हर बच्चा जो है ना वो अटेंटिव हो जाता है और वो अपना काम करने लग जाता है। तो वो जो आपका फोकस है ना बच्चे का, जो वो कर रहा है ऑलरेडी, और जो उसका कॉन्फिडेंस है वो लूज़ कर जाता है कहीं ना कहीं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बच्चा गलती कर रहा है आप उसके मुताबिक सिर्फ उस बच्चे को डील करें, उसका ब्लेम दूसरे बच्चे को ना करें और ना ही दूसरे को आप ताने मारे, जो हम अक्सर कर रहे होते हैं। तो तुम्हारा तो भाई ऐसा है, या तुम्हारी तो बहन, या तुम्हारा तो कज़न ऐसा है, तुम्हारे तो मामू का बेटा ऐसा है, या ये वो, अक्सर हम इस तरह की बातें करते हैं। आई थिंक ब्लेम तो सभी किसी को भी नहीं करना चाहिए। जिसकी गलती है उसे ब्लेम आप ना करें, मतलब समझाएं, उससे बात करें, डील करें। क्योंकि नॉर्मली होता है कि ब्लेम करते हुए कुछ ऐसे लफ्ज़ों का चुनाव करते हैं कि उससे उसकी पर्सनैलिटी और डैमेज हो जाती है। सो द बेटर वे इज़ कि आप उससे बात करें, डील करें। हमारे यहाँ गलती ये हो रही है कि पेरेंट्स जो हैं या तो बहुत ज़्यादा सख्ती कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा लीनियंट हैं, बहुत ज़्यादा लाड प्यार के साथ हैं। दोनों चीज़ें बहुत गलत होती हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा सख्ती करेंगे, बहुत ज़्यादा उसको बातें सुनाएंगे, तो यकीन जाने उसकी पर्सनैलिटी डैमेज होगी। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा लाड प्यार आप करें, उसकी हर बात को माना जा रहा है और तब मान रहे जब बच्चा रो के बात करे, तो आप गलत कंडीशनिंग कर रहे हैं उस बच्चे की। ये हमारे घरों में, हमारे आसपास बहुत ज़्यादा कॉमन हो रहा है कि हम देखते हैं कि अच्छा, घर में अगर 4, 5, 6 बच्चे हैं, फॉर एग्जाम्पल जॉइंट फैमिली भी है, तो उसमें एक बच्चे की नेचर डिफरेंट होगी, दूसरे की डिफरेंट होगी। फाइन, नेचर डिफरेंट होना एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन जो आप बच्चे को डील करते हुए उसे ख़राब कर रहे हैं, ये बुनियादी तौर पर बच्चे की गलती नहीं है, ये एज अ पेरेंट आपकी गलती है। तो बच्चे को सिखाने से पहले हमें एज अ पेरेंट खुद भी सीखना है कि हम क्या कर रहे हैं। बच्चे को पढ़ाते हुए हम किस तरह से उसको डांट रहे हैं, उससे उसकी पर्सनालिटी पर क्या इम्पैक्ट आ रहा है। अब बच्चे को अगर हमने कोई चीज़ दिलानी है, कोई टॉय दिलाना है, बच्चा कोई डिमांड कर रहा है, नो मैटर इफ़ यू कैन अफोर्ड इट, ज़रूरी नहीं होता कि आपने बच्चे को हर चीज़ लेकर देनी है। ये बड़ा गलत रवैया है हमारे यहाँ कि बच्चे के मुंह से बात निकले, हमने फ़ौरन कहा हाँ हम बेटे पूरा करते हैं। डोंट डू दैट। इससे क्या नुकसान होता है? अगर तुम क्लास में इतने नंबर ले लोगे, उस सब्जेक्ट में इतने मार्क्स तुम ले लोगे, तो मैं तुम्हें एक टॉय दिलाऊंगा। अच्छा, मेरे पर्सनल इंसेंटिव, आई थिंक इंसेंटिवाइजेशन इज फाइन। इज इट फाइन? हाँ, अगर फॉर एग्जांपल बच्चा
किसी पेपर में उसने मार्क्स पहले अच्छे नहीं लिए और आपको लगता है कि अगर आप उसे लालच इज नॉट द राइट वर्ड, रिवॉर्ड, अगर आप उसे कह रहे हैं कि तुम मेहनत करोगे तो मैं तुम्हें चीज़ दूंगा, तो वो यकीन जाने वो उस चीज़ को हासिल करने के लिए फिर ज़्यादा मेहनत करेगा। तो बच्चा समझेगा, सीखेगा कि अच्छा मुझे मेहनत करनी है किसी चीज़ को हासिल करने के लिए, बिकॉज आप मेहनत के बगैर अगर चीज़ें हासिल कर रहे हैं, यानी बच्चे ने कहा मुझे आज ये रिमोट कंट्रोल कार चाहिए, 2 दिन में वो तोड़ी और तीसरे दिन उसने कहा मुझे अब ये रोबोट चाहिए, और आप बस उसको लेकर दिए चले जा रहे हैं, लेकर दिए चले जा रहे हैं, तो उसको समझ ही नहीं आएगा। दैट्स रॉन्ग। चलें, ये तो चलें, आज हमने वैसे सोचा नहीं था इस पे बात करने की, बात से बात जब निकले तो मेरा ख्याल है इसको उसी तरीके से उसको केटर करना भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। सो दैट वही बात होती है कि हम यही चाहते हैं जो हर घर का मौजू है वो हमारे शो का मौजू, बल्कि सभी हमें आज लोग व्हाट्सएप भी करें, अगर आपके घर में बच्चे हैं और आपको भी किसी एक बिहेवियर से लेके कोई इशू है और आपको समझ नहीं आ रही कि हाउ टू डील विद दैट पर्टिकुलर बिहेवियर, आप हमें व्हाट्सएप करें, हमारे फेसबुक पर जाके हमें इनबॉक्स करें। हमारे जो आज मेहमान आएंगे, चूंकि ही इज अ सर्टिफाइड एनालिटिकल बिहेवियर थेरेपिस्ट, तो हम उनसे बात भी करेंगे कि कैसे बच्चों और इनफैक्ट आप कैसे डील करते हैं, हम आपसे भी सीख रहे होते हैं। आप हमें जरूर बताएं, हमें व्हाट्सएप करें, अपना तरीका बताएं, आप किस तरह से ऐसे बच्चों को, आप अपने बच्चे को डील किस तरीके से करते हैं और क्या आपने चेंजेस उसमें देखिए, सो दैट हम बाकी पेरेंट्स को बता सकें और वो उनको हेल्प आउट हो सके। बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। ये तो हर टॉपिक था सबीन, सवाल तो कहीं रह गया बीच में हमारा। मैं वही कहती कि आज आते साथ ही सवाल नहीं हुआ मुझसे, तो सवाल कीजिए। आज कॉफी कैसी थी? कोई खास नहीं थी, बस ठीक थी। अच्छा, यानी सबीन को अभी लगता है कल की टर्किश कॉफी जो ना ज्यादा इसको पसंद आ गई है। यही बात कर रही हूँ कि अब मेरा कल से जो मेरा मूड हो चुका है, मेरा ये है कि यहाँ पे हम टर्किश कॉफी ला के रखें और हम सब जो है वो टर्किश कॉफी पिए। तो जिसको जो पसंद हो वो देखें, इम्पोर्टेंट होता है ना। हाँ, जिसको जो पसंद है वो पी ले, जिसके लिए जो खास हो। वैसे ये आम और खास ये बड़ा रेलेवेंट होता है, किसी के लिए कोई चीज़ आम, किसी के लिए खास होती है। व्हाट डू यू थिंक, ऐसा होता है आपके सामने? ऐसा होता है, मतलब वो कुछ भी हो सकता है, कोई चीज़ भी हो सकती है, वो कोई शख्स भी हो सकता है। हर कोई रिलेट कर सकता होगा कि वो शख्स या वो चीज़ आपके लिए बहुत खास है, किसी दूसरे के लिए आम है, या वो चीज़ आपके लिए बहुत आम सी हो गई है लेकिन दूसरे के लिए बहुत खास है। जैसे मैं एक एग्जांपल रखता हूँ ना, चाय कुछ लोगों के लिए बहुत खास होती है, वो सुबह चाय के बगैर अपने दिन का आगाज नहीं कर सकते और रात का इख्तिताम नहीं कर सकते। बस सबीन के लिए बिल्कुल आम सी बात है, कहते चाय हो ना, डजंट मैटर। मुझे वाकई में बिकॉज़ यू डोंट लाइक इट, मुझे चाय पसंद नहीं है, तो ऑब्वियसली सेम केस विद कॉफी। कुछ लोगों को कॉफी की कोई तलब नहीं होती, चाहे सर्दियां हैं, जो भी मौसम है। बट सबीन, या मैं अपनी बात करूं, बहुत से हमारे आसपास के लोग जिनको कॉफी के बगैर उनका वाकई दिन का आगाज नहीं होता, एंड स्पेशली इन विंटर्स एंड दैट टू अर्ली, यू नीड कॉफी टू वेक अप। अच्छा, इस वक्त जो पहाड़ों के लोग हमें देख रहे हैं, पहाड़ी लोग, उनकी अगर बात करें तो उनके जो सुबह का आगाज है ना, बहुत सारे लोग रिलेट कर सकते होंगे कि वो नमकीन चाय पीते हैं। नमकीन चाय पहाड़ों में, कश्मीर की आप बात करें, वहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है कि चाय में नमक डाल के पिया जाती है और वो लोग बहुत ज़्यादा पसंद भी कर रहे होते हैं। अच्छा, तो उनके दिन का आगाज नमक, हम पहाड़ी इलाके से नहीं है, नहीं वो देखिए, वो तो टेस्ट डेवलप होना एक अलग बात है, लेकिन जो एक्चुअली जो हम देख रहे होते हैं ना कि रवायत है किसी जगह की, वो पहाड़ी इलाकों में काफ़ी ज़्यादा। आपको वैसे पसंद है? मुझे चाय नहीं पसंद है, मतलब नमकीन मशरूब। नमकीन कॉफी में आपके नमक डाल दूं, अगर मैं कॉफी में नमक डाल दें, आई थिंक आई विल बी ओके विद दैट। अगर हल्का सा नमक ऐड हो जाए तो वो जो चीनी थोड़ी सी और थोड़ा सा नमक हो, तो वो जो एक टेस्ट डेवलप होता है वो मुझे सही लगता है। आप क्या बिरयानी और ज़र्दा को मिक्स करके तो नहीं खाती? नहीं, मैं ऐसा नहीं करती, लेकिन कॉफ़ी के सिलसिले में ऑब्वियसली उसमें बर्दाश्त हो सकता है, बट बिरयानी और जर्दे को जिसने मिक्स नहीं, लोग करते हैं, ना करे लोग करते हैं। जिसने ये किया उसने बिरयानी की तौहीन की है। मैं कुछ नहीं कह सकती है कि आपने तौहीन कर दी बिरयानी। यहीं पे रोक देते हैं इसको, क्योंकि कुछ लोगों को वाकई पसंद है बिरयानी और जर्दे को मिक्स करना। और हमारे आसपास जो लोग ऐसे मौजूद हैं कि कैमरामैन आपस में ना इशारे कर रहे हैं कि ये शख्स ऐसा करता है, तो हम उनसे बाद में पूछेंगे कि व्हाई ही डज दैट। एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। दिस इज राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं आपको खुश आमदीद। और आप बात करते हैं घूमने फिरने की, तो पूरा पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, आप जहाँ पर जाए आपको एक अलग सा नज़ारा मिलता है। लेकिन कहते हैं ना कि हर शख्स को कोई एक स्पॉट ज़्यादा पसंद होता है। तो सबीन, पहले मैं आपसे पूछता हूँ कि आपका फेवरेट स्पॉट, टूरिज्म स्पॉट क्या है? आई नो वैसे आपका जवाब क्या है? कौन सी जगह मुझे ज़्यादा पसंद है पाकिस्तान में? मेरे लिए चूज़ करना बहुत मुश्किल है। कश्मीर नहीं?
कश्मीर भी है बट Okay. पता नहीं, आई डोंट नो, मुझे पूरा पाकिस्तान बहुत ज़्यादा प्यारा ऑफ लगता है। कोर्स इट इज बिकॉज़ मतलब मुझे इस्लामाबाद बहुत पसंद है, और अगर आप मेरे दिल की बात अगर पूछना चाहते हैं तो मुझे इस्लामाबाद बहुत पसंद है। जाना ही नहीं चाहती कहीं मैं पे। इस्लामाबाद के बगैर मैं कहीं घूमने हाँ चली जाऊँ तो हाँ, चली जाऊँ, घूमने का ही पूछ रहा हूँ। नॉर्थ में मैं कहीं भी चली जाऊँ, कहीं भी। नॉर्दर्न एरियाज। हाँ, मुझे Alright. वैसे ऐसे पहाड़ लेकिन मुझे बहुत अट्रैक्ट करते हैं, पानी मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है। तो जहाँ पर पहाड़ हो और पानी भी साथ हो, कोई आबशार हो, कोई Okay. कोई झील हो, कोई Okay. नदी हो, कोई कोई दरिया रह ना जाए हो। शायद। नहीं, मैं सीरियसली कह रही हूँ, और उसके इर्द गिर्द पहाड़ हो तो मुझे ऐसी वैली टाइप जगह मुझे बहुत पसंद है, मुझे अट्रैक्ट करती है। शायद मैं इस तरह सोचता हूँ कि हर जगह का ठीक है खूबसूरती अपनी जगह, लेकिन चूंकि वो जो ग्रीनरी होती है ना सभी, उसका भी एक रंग होता है। यानी कहीं का आप जाए ना, स्पेशली अगर ऑटम में जाए तो खैर आपको बहुत ही डिफरेंट कलर्स नजर आते हैं, बट अदरवाइज भी अगर आप कलाम जाएंगे तो वहाँ के जो सब्जा है वो बिल्कुल डिफरेंट आपको एक वाइब देता है। हाँ। यानी सवात की साइड का। बिल्कुल। अगर आप चित्राल जाएंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट आपको मंजर नजर आता है। सो पर्सनली जो मेरा फेवरेट स्पॉट है वो चित्राल है। चित्राल में बहुत से वैसे तो स्पॉट्स हैं, गरम चश्मा भी है, अयून भी है, कैलाश भी तो है, place आपकी favorite नरोश भी। है। ये पूरी जगह मुझे पसंद है, मुझे रास्ता पसंद है। से आगे जब आप जाते रहें टुवर्ड्स चित्राल तो वो पूरा रास्ता मुझे बहुत पसंद है। तो चूंकि बहुत से स्पॉट हैं तो आज मैंने एक स्पॉट आपके लिए आइडेंटिफाई किया जो कि मैं आपको भी दिखाता हूँ, बल्कि पूरे नाजरीन को भी, अपने सब नाजरीन को भी, कि दरोश चित्राल में है, बहुत खूबसूरत है। जो आपने कहा ना कि वहाँ पे दरख्त भी हो, वहाँ पे पहाड़ भी हो, पानी भी हो, हाँ, तो ये सारा कुछ वहाँ पे आपको नजर आता है। तो सैर करते हैं जरा दरोश की, रास्ता बड़ा खूबसूरत है और वो खुद जगह बहुत प्यारी है, लोग बड़े अच्छे हैं वहाँ पे। आपको लेकर चलते हैं दरोश।
वेलकम बैक। और जिस तरह हमने आपको अभी एक पूरी ज़बरदस्त डॉक्यूमेंट्री दिखाई है, दरोश की सैर आपको कराई है, अब मेरा ख्याल है कि सबीन आपको भी दिल चाह रहा है वहाँ घूमने फिरने जाने का, और आई एम श्योर जो लोग हमें देख रहे होंगे उनका भी दिल चाह रहा होगा। एग्जैक्टली मेरा बहुत दिल कर रहा है वहाँ पर जाऊँ, और चले जाएंगे। मेरा ख्याल है समर जो है वो बेस्ट टाइम होता है, बट जाहिर सी बात है विंटर्स का थोड़ा सा होता है कि ठंड होती है या आपको ज़्यादा पैक होके जाएं, पैक होके जाना पड़ता है, बट आई एम नॉट अ विंटर ट्रैवलर। आई एम अ ट्रैवलर, मे बी विंटर, समर, ऑटम, स्प्रिंग, नो मैटर व्हाट। आप सीजन ट्रैवलर है, मैं सीजनल ट्रैवलर हूँ। सो ये थोड़ा सा एक डिफरेंस ज़रूर होता है। चलिए जी, प्रोग्राम में आगे भी बढ़ते हैं और कुछ ऐसे लोगों की बात करते हैं जो कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर किस तरह से पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ एक अनडिफीटेड चैंपियन मौजूद है बॉक्सिंग की दुनिया के। शुएब ज़हरी इनका नाम है और 60 से ज़ायद मेडल्स ले चुके हैं, यानी बहुत से इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। और अगर मैं रिसेंट इवेंट की बात करूं तो लास्ट मंथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप WBC मिडल वेट टाइटल जीता और मुल्क का नाम रोशन किया। अच्छा, मस्कत में हुई थी ये इंटरनेशनल बॉक्सिंग फ़ाइट, और जिसमें शुएब खान ने अफ़गान बॉक्सर को हराया था और इसमें टाइटल अपने नाम किया था। और अभी अपकमिंग इवेंट भी है, कोई अपकमिंग इवेंट भी है, उसके बारे में बताते हैं। 60 से ज़्यादा टाइटल्स जो हैं वो अपने नाम कर चुके हैं, मेडल अपने नाम कर चुके हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एट द सेम टाइम इस महीने की यानी कि 27 दिसंबर को इंडिया के साथ इनकी एक फ़ाइट है और भारत के मतलब मुकाबले जो है वो ये खेलेंगे, और वी आर श्योर कि वो जीत के ही आएंगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसे मुकाबले हैं जो कि वो जीत कर ही आते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं शुएब ज़हरी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक करम है, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सबसे पहले तो मेरा ख्याल है इस फाइट के बारे में बात करते हैं, कैसी तैयारी है जो 27 दिसंबर को भारत के साथ है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, तैयारी तो बहुत अच्छी चल रही है, क्योंकि इससे पहले जो मेरा फाइट हुआ था अफगान अपोनेंट के साथ, उसके लिए भी मैंने काफ़ी मेहनत किया था, तो वो ट्रेनिंग भी मेरा काम आ गया। और ये ट्रेनिंग मज़ीद जो मैं कर रहा हूँ, हार्ड वर्क कर रहा हूँ, जितना मतलब मेरे साथ मतलब कमी बेशी हुई थी इस फाइट में, जो गुजरा हुआ फाइट था अफगानिस्तान के साथ, वो कमी बेशी को भी मैं ख़त्म कर रहा हूँ। और मज़ीद जो मतलब मेरा चाहिए थी उसमें मतलब फोकस करके मतलब इंशाल्लाह इंडिया के साथ भी मैं इसी तरह फाइट खेलूँगा, लाइक जिस तरह अफगानिस्तान के साथ मैंने जीत के आया था अल्हम्दुलिल्लाह। आपने फोकस पड़ोसियों पे रखा हुआ है, पहले एक पड़ोसी फिर दूसरा पड़ोसी? नहीं, पड़ोसी नहीं, असल में चैलेंज यहाँ से आते हैं ना। इन्होंने चैलेंज किया था, जो अफगान बॉक्सर उन्होंने चैलेंज किया। जी, उन्होंने चैलेंज किया था। उन्होंने बाकायदा मतलब मुझे इनवाइट किया था, दावत दिया था मुझे कि आप आ जाए मुझसे फाइट खेलें, मगर उन्होंने बहुत लास्ट टाइम में मतलब मेरा जो फाइट था इंडिया के साथ हो रहा था 2 नवंबर को। अच्छा। तो उन्होंने बिल्कुल लास्ट टाइम बताया, और वो टाइटल जो मतलब बहुत कीमती टाइटल था WBC, इसलिए मैंने उस टाइटल को एक्सेप्ट किया और मैंने कहा इंशाल्लाह मैं आऊँगा। उसका जो फाइट था वो 8 नवंबर को था, तो फिर इनको मैंने कहा कि अगर नेक्स्ट इवेंट है तो मैं उसे खेलूँगा। तो फिर उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह फाइट फिर आपने पोस्टपोन कर दी? जी, पोस्टपोन कर दिया और डेट मैंने चेंज कर दी। तो इन्होंने फिर जो डेट दिया अभी 27 दिसंबर दिया इंशाल्लाह, तो टर्की में अच्छा, यही फाइट जब आपकी होनी है 27 को, ये पहले आपकी नवंबर के स्टार्ट में गालिबन हो रही थी, लेकिन चूंकि अफगान ओपोनेंट ने चैलेंज किया तो आपने कहा पहले मैं उनको निमट लेता हूँ, जो मुझे चैलेंज कर रहे हैं, जो ललकार रहे हैं, पुकार रहे हैं, फिर आपने कहा दूसरों को भी देख लेंगे इंशाल्लाह। सो अभी जो सबीन जिस तरह पूछ रही थी तैयारी से मुतालिक, एक रिवायती हरीफ है भारत, ज़ाहिर हम देख भी रहे होते हैं जब भी किसी भी खेल में कंपटीशन हो तो ज़्यादा फोकस हो जाता है, एनी गेम। तो इसमें ज़्यादा तैयारी भी ज़्यादा होती है, प्रेशर भी ज़्यादा होता है, एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा होती है हमारे एथलीट्स के साथ। तो इस वक्त तैयारी किस तरह से चल रही है, कितनी देर की प्रैक्टिस हो रही है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तैयारी हो रही है। बस सिर्फ मेरे ख्याल से इस मंथ में मेरा यही आज का जो ट्रेनिंग था ये मिस हो गया मुझसे, क्योंकि मॉर्निंग शो जो बहुत पहले था आप लोगों का, मैं वैसे जो मतलब मॉर्निंग टाइम का जो ट्रेनिंग है वो मैं मिस नहीं करता हूँ। कितने बजे ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं? बस फजर की नमाज के बाद जब नमाज पढ़ता हूँ तो पर चले जाता हूँ तकरीबन। अच्छा। जी 16 किलोमीटर 17 किलोमीटर नॉन स्टॉप में रनिंग करता हूँ। अच्छा। जो मैं मतलब तकरीबन 2 घंटे में कवर करता हूँ। स्पीड इतनी नहीं होती है मगर हम लोग नॉन स्टॉप करते हैं, इसीलिए आ जाते। नहीं, ये असल में जो ड्रेस था जो सूट था वो खराब ट्रेनिंग की ट्रेनिंग हो जाती है, सांस फूल जाता है। प्रेजेंटेबल लगना था ना उन्हें, जाने ये वैसे बड़ी अच्छी बात है कि ये भी ठीक है, शौक है हर तरह के। बिल्कुल इसी तरह। अच्छा, तो प्रेशर कितना इस वक्त फील हो रहा है, क्या हो या प्रेशर नहीं? इंशाल्लाह बस अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, खुशी की बात है। फिर एक रिवायती अरब के साथ मैं फाइट खेल रहा हूँ इंडिया के साथ, तो इस फाइट को मतलब लोग बहुत गौर से देखते हैं और बहुत शौक से देखते हैं इंशाल्लाह। तो पाकिस्तानी जो अवाम है, जो पाकिस्तानी क्राउड है, जो मेरे फैन फॉलोअर्स हैं, उनके लोग भी मतलब एक अच्छा मुकाबला मतलब देखने को मिलेगा इंशाल्लाह। और मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। जी टर्की में हो रहा है? जी टर्की में इंशाल्लाह होगा, तो इंशाल्लाह देखने को भी एक अच्छा मौका मिलेगा। जो मेरा जो फैंस फॉलोअर्स हैं मतलब, इनके अलावा इंशाल्लाह मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले जो पाकिस्तान के लिए फाइटें जीते हैं तो वो भी मैंने पाकिस्तान के नाम किया। इंशाल्लाह ये टाइटल भी पाकिस्तान के नाम ही करूँगा इंशाल्लाह। जी हाँ। अच्छा, इस 60 से ज़ायद मेडल्स आप माशाल्लाह जीत चुके हैं, थोड़े से अगर 3-4 हमें बता सकें कि जो दिल के बहुत करीब हों, जिसके लिए बहुत मेहनत की हो, जिसकी फाइटिंग की दुनिया में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो, वो कौन से हैं?
असल में मैंने जो 60 से ज़्यादा मेडल जीते, एक ओलंपिक बॉक्सिंग होती है और एक जो प्रोफेशनल बॉक्सिंग होती है, जो लाइक लास्ट टाइम मैक टायसन और जैक पॉल ने जो खेला था, ये प्रोफेशनल बॉक्सिंग है। एक एमेच्योर बॉक्सिंग जो ओलंपिक तक खेला जाता है, उसमें मतलब ओलंपिक जो लास्ट स्टेज मतलब वो ओलंपिक की होती है। तो ओलंपिक में अल्हम्दुलिल्लाह मतलब हमारे पाकिस्तान से जो हुसैन शाह ने ब्रॉन्ज मेडल लाया था 1988 में, उसके बाद फिर हमारे पाकिस्तान में मेडल नहीं आए। तो ये हमारी बदकिस्मती है, मतलब बॉक्सर भी मतलब मेहनत नहीं करते इतने, और हमें मौके भी इस तरह नहीं मिलते। इंटरनेशनल गेम्स मतलब हमें मिलने चाहिए, इंटरनेशनल फाइटर के साथ हमें मतलब कंपटीशन मिलने चाहिए। तो अभी मैं प्रोफेशनल अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा हूँ, प्रोफेशनल में मैं अनडिफीटेड हूँ। इस वक्त मेरा तकरीबन 7-0 रिकॉर्ड है। और मेरे जो टफ पार्टी हुई थी, आपने कहा तो मतलब लास्ट टाइम मेरा 2019 में नेशनल गेम्स में जो पार्टी हुई थी पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ, तो मेरे लाइफ में मतलब मेरा बॉक्सिंग करियर में टफ फाइट थी, एमेच्योर बॉक्सिंग में। जी हाँ। और प्रोफेशनल बॉक्सिंग में मेरे जो अफगानिस्तान के साथ लास्ट फाइट हुई थी, ये मेरा टफ फाइट थी मेरे अंदाजे से। जी हाँ। अच्छा, इसमें जब हम कहते हैं नेशनल चैंपियन या अनडिफीटेड, तो कैटेगरी वाइज होता है ये? जी, कैटेगरी कौन सी है? मिडिल वेट, लाइट वेट है। लाइट वेट है जी, 60 kg मेरा लाइट वेट जो 60 kg होता है। वैसे मेरा हाइट जो 6 फुट है, मैं वेट बहुत मुश्किल से कम करता हूँ। लाइक मतलब लोग चर्बी का वजन कम करते हैं, हम लोग हड्डियों का वजन कम करते हैं। मैं यही बात कह रही थी कि आपका तो हाइट का अच्छा खासा वेट होगा, एंड देन फिर मेंटेन करना तो बहुत अंडर वेट नहीं हो जाते। बीएमआई अगर कैलकुलेट करें उस पर्सपेक्टिव से, हाइट आपकी कैलकुलेट उसके लिहाज से। बिल्कुल, मेरा वेट वैसे अगर मेरा हाइट के मुताबिक देखा जाए तो मिडल वेट बनता है 75 kg। ठीक है। तो मैं 60 kg में करता हूँ। जब भी मतलब जिस भी अपोनेंट के साथ में खेलता हूँ तो मेरा अपोनेंट मुझसे मतलब हाइट में बहुत छोटा होता है, तो मैं अपने हाइट का बहुत फायदा लेता हूँ। बस मुश्किल सफर ये होता है, जब मैं ट्रेनिंग करता हूँ तो ट्रेनिंग में वेट बहुत मुश्किल से मैं कम करता हूँ। और साथ में मतलब हमारा जो डाइट प्लानिंग है मतलब हम लोग वो मतलब अपने साथ बरकरार रखते हैं। तो वो जो हम बात कर रहे होते हैं अंडर वेट, क्योंकि अक्सर जब अंडर वेट होते हैं तो आपको डेफिशिएंसीज तो लाजमी होती हैं। इसी तरह है, बिल्कुल स्पेसिफिक वेट आपका होना चाहिए। तो आप अपनी वो डाइट से चीजें पूरे करते हैं। डाइट से पूरा करता हूँ और वक्त टाइम से मतलब बरकरार रखता हूँ वजन को मैं। हाँ, तो ये कितना मुश्किल काम है, मेरा ख्याल है ये तो ऑनगोइंग स्ट्रगल आपके लिए होता है। राइट, इसी तरह बहुत मुश्किल है। सर आप कद तो अपना कम कर नहीं सकते, वो तो आपका रहना है उतना ही। इसी तरह वजन ही कम कर सकते हैं, और वजन कम करने में आप हड्डियां कह, चले मैं उसे मसल मास कह देता हूँ। जब वो आप गिराते हैं तो जैसे सबीन ने भी कहा कि उसकी वजह से आपको कोई डिफिशिएंसी भी हो सकती है, इट्स वेरी चैलेंजिंग, वीकनेस हो सकती है। तो आपकी इंड्योरेंस पे फर्क नहीं पड़ता, आपकी स्ट्रेंथ पे फर्क नहीं पड़ता उससे? पड़ता है तकरीबन। अगर मतलब अभी हम लोग फुल पेड मतलब अगर काफ़ी का हम ट्रेनिंग करते हैं तो हमारी स्टेमिना काफ़ी ज़्यादा होती है। इसी तरह मतलब यहाँ पे मैं मॉर्निंग टाइम मैंने आपको कहा 16 किलोमीटर में रनिंग करता हूँ, फिर इवनिंग टाइम में तकरीबन 2-2.5 घंटे ट्रेनिंग करता हूँ, जिसमें मतलब हमारी पेडिंग होती है, फाइट होती है। तो मतलब 20 राउंड में भी हम लोग फाइट में नहीं थकते हैं। वहाँ पे फाइट के दौरान हम लोग 12 राउंड में थक जाते हैं, हमारे हाथ मतलब बिल्कुल इस तरह थक जाते हैं, मतलब सूझ जाते हैं बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये कि वहाँ पे हम लोग वजन कम करते हैं फाइट के टाइम, और वहाँ पे फिर हम लोग कोई इस तरह का चीज़ भी नहीं कर सकते, क्योंकि फाइट से पहले हमारे मेडिकल होती हैं। क्योंकि अगर मतलब आप डिस्प्रिन टेबलेट भी कर ले तो मतलब वो लोग मेडिकल डॉप मतलब आपको रोकेंगे और आपको ये कहेंगे कि आपका जो फाइट है ये हम लोग कैंसिल करते हैं। ओके, तो बहुत ज़्यादा नुकसान है फिर उसी टाइम। ये तो बड़ा मुश्किल होता है हर चीज़ को मैनेज। खाने पीने का शौक है वैसे? खाने पीने का शौक है, मगर हम लोग जो इस लेवल से आदत हो गया अभी हमारा। नहीं मतलब क्या बिरयानी नहीं खा सकते? आज हम बिरयानी जी हाँ, बिरयानी नहीं खा सकते। इसके अलावा मतलब बेकरी का जो सामान होता है, जलेबी होता है, बिस्किट होता है, केक होता है, नहीं खा सकते, कुछ भी नहीं खा सकते हम लोगों को। मतलब कभी होता नहीं है कि क्या जिंदगी जी रहा हूँ मैं, खाना पीना नहीं मेरे सामने। बस ये सारा जिंदगी को हम लोग जमा करते हैं, जिस दिन हमें जीत मिलती है ना तो उस जीत में मतलब ये वाली बात है कि ये एक जज्बा है कि आपको कुछ अगर अचीव करना है, स्पेशली अपने मुल्क के लिए आपको अगर कुछ अचीव करना है, सो उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, आपको सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। हम अपनी नफ्स को नहीं मार रहे होते, हम कहते हैं हमारी ख्वाहिश है, हमें ये चाहिए तो हमें चाहिए, ऐसा होना नहीं चाहिए। ये वाली चीज़ है, जो चीज़ आपके हक में बेहतर है, आपके मुल्क के हक में बेहतर है, आपको करना चाहिए। अच्छा शोएब, नॉर्मली किसी बॉक्सर से हम बात करें ना तो हमें उसके कान या नाक या कहीं ना कहीं पर कोई निशाना सा नजर आ जाता है कि जिससे अंदाजा होता है कि हम बॉक्सर से बात करें। आई वाज अबाउट टू आस्क, ये सवाल मुझसे फर्स्ट टाइम नहीं है, तकरीबन कोई 100 दफा मुझसे हुआ ये सवाल। मैंने आपको कहा था ना मेरा हाइट जो मतलब बड़ा है, तो आप तक पहुंच नहीं पाता कोई? नहीं पहुंच सकते, मुझे बॉडी शॉट मिलते हैं वो ज्यादातर। बॉडी शॉट अगर मैं कभी कभी रिस्क लेता हूँ, मतलब उसको मैं पंच मारने का नॉकआउट कोशिश करता हूँ ना, तो अगर मैं उसको पंच मारता हूँ, मुझे जब फेस पे जो कट आए हैं मेरे फेस में, कुछ जख्म के निशान है, मैं जब फाइट के बाद घर जाता हूँ तो वालिदैन काफ़ी मतलब मायूस होते हैं, कहते हैं कि नहीं ये बॉक्सिंग अपना खेलो, आप क्रिकेट खेलो, आप फुटबॉल खेलो, वो देखो सारे मतलब बिल्कुल सही स्मार्ट हैं। आप जब भी मतलब फाइट के बाद आते हो तो आपको चोट लगी होती है, लाजमी की मतलब आपको चोट लगी होती है। अच्छा, ये बात है, कहने का मतलब ये वो लोग बॉडी शॉट ज़्यादातर मारते हैं मुझे। बॉडी शॉट मतलब जब मैं रेस्ट लेता हूँ, मतलब कभी उसको नॉकआउट की कोशिश करता हूँ तो उनका हेड मुझे लग जाता है, सर मुझे लग जाता है, तब ये कट आ जाते हैं।
वरना पहुंचना मुश्किल है शोएब मुश्किल तक। है। तो वही वाली बात है, फैमिली सपोर्ट जाहिर है राइट, बिल्कुल। वालदा का ज्यादा होता होगा, बिल्कुल। वो ज्यादा वालदा होता की है जो कि सपोर्ट वो तो सबसे बड़ी मतलब दुआ है उसकी। हाँ, नहीं जब मैं ज्यादा पढ़ डर रहा भी हूँ। तो होता होगा ना कि बिल्कुल। बच्चे को लग ना जाए, और वो सब इसी तो वो भी तरह है। चीज थोड़ी सी आपको करती है ना, बिल्कुल बिल्कुल। पीछे धकेलती है कि मैंने जब आगे बॉक्सिंग ना स्टार्ट जाओ। किया सबसे पहले मेरा जो अपोनेंट तो वालिद साहब बन गया। हाँ। अच्छा। जब भी मतलब वालिद साहब को जो मतलब पढ़ने का बहुत शौक था, जब भी मतलब मैं ट्रेनिंग से आता था तो वो यही कहता था कि लिखोगे पढ़ोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। तो मैं भी उसको मतलब उसको ट्रांसलेट उल्टे में Almost हर मतलब घर की कहानी है ये। कि लिखूंगा पढ़ूंगा बनूंगा खराब, खेलूंगा कूदूंगा बनूंगा नवाब। और आप Last time खेल कूद अल्हम्दुलिल्लाह के जब मैं मार मार एशियन- के नवाब बन रहे हैं। लास्ट टाइम जब मैं एशियन चैंपियन बना था तो राजा परवेज अशरफ साहब कौमी असेंबली स्पीकर जो था सबका, वो उनका मैं शुक्रिया अदा करता, वो मेरे लिए बकायदा वेलकम के लिए आया था उधर एयरपोर्ट में। देखिए, ये support है जो कि आपको मिल रही होती है इस गवर्नर level के पीके पर। फैसल करीम कुंडी साहब ने मुझे सपोर्ट किया था, स्पॉन्सर किया था, और कमिंग फाइट के लिए भी मुझे इन्होंने स्पॉन्सर किया, माशाल्लाह। पीएसओ ने, OGDCL ने, तो मैं इन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। ग्रेट, थैंक यू शोएब एंड ऑल द बेस्ट। जो आपकी नेक्स्ट you फाइट so है much. भारतीय रिफ के साथ इन टर्की, ऑल द बेस्ट फॉर दैट एज वेल। बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। हमें ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुशामदीद। और आज ज़रा बात करते हैं बच्चों के हवाले से। क्या प्रोग्राम के स्टार्ट में भी हमने बात की थी कि बाज़ औक़ात हमारे बच्चे जब कुछ गलत कर रहे होते हैं, किसी ऐसी चीज़ की आदी हो जाते हैं, या आपको समझ नहीं आ रही होती कि आपने उनके सर्टन बिहेवियर को किस तरह से डील करना है, आपका बिहेवियर उस टाइम पे क्या होना चाहिए, तो उसमें आपको प्रोफेशनल हेल्प की बहुत ज़रूरत होती है। और हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली बड़ा कम रुझान है कि आप प्रोफेशनल हेल्प लें बच्चों के हवाले से, क्योंकि हम कहते हैं कि हम खुद सब कुछ हैं, हमारे माँ बाप ने जैसी हमारी परवरिश की थी, हम अपने बच्चों की भी वैसी परवरिश और वैसी ही तरबियत करेंगे, जो कि ज़ाहिर सी बात है इस दौर के मुताबिक नहीं होती, क्योंकि जो जनरेशन गैप है वो इतना जल्दी अचानक से इतना ज़्यादा आ गया है कि आप बच्चों से बाज़ औक़ात रिलेट नहीं कर पाते। जो आपके ज़माने में मसाइल थे वो अब मसाइल नहीं हैं। तो जाहिर सी बात है ये एक मुश्किल है, ये एक चैलेंज है जिसके लिए आपको प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत होती है। असल में इसमें एक चीज़ और भी हमने आजकल देखा है, बड़ा कॉमन हो गया कि हमें तकरीबन हर घर में कोई ना कोई एक बच्चा ऐसा नज़र आता है जिस पर हमें लगता है कि हमें ज़्यादा काम करना है ताकि बच्चे की जो रूटीन है वो बेहतर हो सके, उसका बिहेवियर बेहतर हो सके। जैसे कि हम देखते होते हैं, चाहे ADHD सिंड्रोम हो, ऑटिज़म लाइक बिहेवियर हो, या ऑटिस्टिक बच्चा हो, या डाउन सिंड्रोम, या कोई और भी कंडीशन हो सकती है, जो कि बहुत कॉमन होता चला जा रहा है हमारे आसपास। रीज़न कुछ भी हो सकती है इसकी। तो हमें अपने बिहेवियर को चेंज करना है, हमने सीखना है कि इन बच्चों के साथ डील कैसे करना है, एज अ पेरेंट कैसे डील करना है, एज अ सिबलिंग कैसे डील करना है, ग्रैंड पेरेंट्स कैसे डील करना है, ताकि माशरे में बहुत अच्छा उनका एक किरदार हो सके, वो समझ सकें, सीख सकें और इसी तरह से आगे बढ़ सकें, बिकॉज उनका भी उतना ही हक है जितना किसी और बच्चे का हक होता है। तो हमें अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। तो ऐसे में जो प्रोफेशनल हेल्प है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और ऐसे में जो अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस है ये बड़ी एक ज़बरदस्त साइंस है, और जिस तरीके से प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं बच्चों पर विद स्पेशल नीड्स, आज हम इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर जवाहर अलवी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सर्टिफाइड अवार्ड याफ्ता बिहेवियर एनालिस्ट हैं और पाकिस्तान समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में खिदमत सर अंजाम दे चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर साहब सच ए यूनिक नेम बाय द वे। मैंने कहा मैं ऑनर भी ज़रूर कहूँ, ऑफ एयर भी हमने ज़रूर कहा था कि जवाहर। So thank you so much for having me on the show. I think that this is a great opportunity and a platform, और इसको हमें ज़्यादा इसके ऊपर बात करनी चाहिए। आजकल चूंकि मैंने जैसा पहले भी कहा ना कि हमें आसपास इशू बहुत नज़र आ रहे हैं जी, बट अनफॉर्चुनेटली बड़े शहरों में तो चले हमें कुछ ना कुछ सेंटर्स नज़र आते हैं, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में, कि जहाँ पर थेरेपिस्ट हैं वो 1-on-1 सेशंस दे रहे हैं और बच्चों पर काम हो रहा है। बट जनरली सेंटर्स कम हैं, पेरेंट्स को गाइडेंस नहीं है, उनको नहीं पता बच्चों के साथ डील कैसे करना है, वो तंग पड़ जाते हैं, वो घबरा जाते हैं, वो समटाइम सो सॉरी टू से मारपीट तक मामला आ जाता है। बहुत ज़्यादा मारपीट के अलावा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस वक्त हमारे माशरे में है, जिसको मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ, वो है विचक्राफ्ट और तावीज़, और साथ में जो हम मज़ारों पे ले जाते हैं और वो ये समझते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो उन पे दे आर possessed. So I have been doing free camps in a lot of cities, small cities. और वहाँ पे जो बच्चे जिस हालात में मेरे पास आ रहे हैं और जो उनके साथ हुआ है exorcism, जो वो बहुत ही दिल दुखाने वाला है। So I think a lot of awareness is needed, and आप लोगों का ये प्लेटफॉर्म है तो I would recommend कि आप लोग ज़रूर इसके बारे में awareness create करें। डॉक्टर साहब, सबसे पहले जब बच्चा आपके सामने आता है, चूँकि देखें
अगर पेरेंट्स को अवेयरनेस है, एजुकेटेड हैं, तो वो थोड़ा जल्दी रिपोर्ट करते हैं बच्चे को, डॉक्टर के पास ले जाएंगे या किसी थेरेपिस्ट के पास लेके जाएंगे कि पूछेंगे अच्छा क्या इशू है, ताकि हमें एनालाइज कर सकें और फिर हम उस पर काम कर सकें। बट जब कोई भी बच्चा आपके सामने आता है तो आप किस तरह से अंदाज़ा लगाते हैं कि अच्छा ये चेक पॉइंट्स हैं, इस पर मैं सवाल करूंगी, कंडीशन है बच्चे की जिस पे काम करने की जरूरत है? तो इसमें कुछ रेड फ्लैग्स होते हैं और एक डेवलपमेंटल स्केल्स होते हैं। तो सबसे पहले तो हम जब देखते हैं कि बच्चे के अंदर कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स आ रहे हैं जिसमें कि नो आई कांटेक्ट, नेम कॉलिंग पे बच्चा रिस्पांस नहीं दे रहा, उसके बाद आप ये देखते हैं कि बच्चे में कुछ ऐसे स्टिमिंग बिहेवियर्स हैं, रेपिटेटिव बिहेवियर्स, ठीक है, तो फिर हम अपने पीडियाट्रिशियन के पास जाते हैं। हमारे पीडियाट्रिशियन जो हैं वो रेकमेंड करते हैं कि बच्चे की डेवलपमेंटल असेसमेंट होनी ज़रूरी है कि नहीं है। अब इसमें भी हमारे पास रेगुलेटिंग बॉडीज़ अभी आनी है, लाइक देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क दैट हैज़ टू बी डन, देयर हैज़ टू बी अ प्रॉपर चैनल। सो पहले आप डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन के पास जाएं, वो आपके बच्चे को देखें कि उसमें रेड फ्लैग्स हैं, देन दे हैव टू बी रेफर टू आइदर अ साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट। फिर वहाँ पे जाके और जिस तरह आई एम अ बिहेवियर एनालिस्ट, अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, एंड हम फिर उनकी असेसमेंट्स करते हैं। और छोटे बच्चों की 18 महीने की, 15 महीने के बच्चों की भी असेसमेंट हो सकती है, एंड वी कैन लेट यू नो इफ देयर आर रेड फ्लैग्स एंड द थेरेप्यूटिकल इंटरवेंशन जो है वो उसको हम शुरू कर सकते हैं। 15 महीने और 18 महीने की इतना छोटा बच्चा हो तो असेसमेंट हो जाती है। मैं चाहूँगा डॉक्टर साहब, अगर जो हमारे नाज़रीन इस वक्त सुन रहे हैं जिनके घर में भी 15 महीने 18 महीने का बच्चा या 2, 2.5 साल या 3 साल 4 साल और उनको लगता है कि कोई ना कोई इशू खुदा ना खास्ता हो सकता है, आप अगर डिटेल से तमाम रेड फ्लैग्स बता सकें, वो तमाम रेड फ्लैग्स क्या हैं जो पेरेंट्स खुद आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये रेड फ्लैग है और आप मुझे जाना चाहिए? जी ठीक है। एक तो जो है ना, सबसे पहला ये है कि आई कांटेक्ट। जब आप बच्चे के साथ बात करें तो उसका आई कांटेक्ट होना चाहिए। अगर वो आपको आई कांटेक्ट नहीं दे रहा, ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। सेकेंडली, आपको ऐसा लगे कि बच्चा जो है वो सुन नहीं रहा, लाइक देयर इज़ सम काइंड ऑफ हियरिंग लॉस, ठीक है, दैट। अच्छा, इसमें भी एक प्रॉब्लम आ जाती है जब हम बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, डॉक्टर को लगता है ये बच्चा डेफ है, बट ही इज़ नॉट डेफ, ही इज़ सफरिंग फ्रॉम समथिंग एल्स लाइक अ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। सेकेंडली, बच्चे में जॉइंट अटेंशन नहीं होगी। जॉइंट अटेंशन ये होती है कि जिस तरह मैं आपको देख के इधर देख रही हूँ ना और फिर इधर देख रही हूँ, तो ये एक जॉइंट अटेंशन होती है कि आप एक जॉइंट अटेंशन एक आइटम को दे रहे हैं, प्ले पे दे रहे हैं, वो नहीं होगी। फिर बच्चे के अंदर जो है लैंग्वेज डेवलपमेंट ख़त्म हो जाएगी। सो कई बच्चे ऐसे होते हैं जो 2 साल की उम्र तक उनमें 1 या 2 अल्फाज आएंगे, 3-4 बहुत अच्छी लैंग्वेज आ जाएगी, रिग्रेशन शुरू हो जाएगा उसके बाद, ठीक है। और उसके अलावा कुछ जो सिवियर बच्चे थोड़े से होते हैं उनमें फिर बहुत ज़्यादा रेपिटेटिव बिहेवियर्स होते हैं, पेसिंग, यानी कि चलना फिर वापस आना, फिर चलना फिर वापस आना, फिर उसके अलावा हैंड फ्लैपिंग बिहेवियर्स, फिर उसके बाद ये होगा कि एक ही वर्ड को दोबारा रिपीट करना, एंड द बिगेस्ट कल्प्रिट आईपैड, आईफोन्स। और वो उसको देख के बच्चे एक ही चीज़ जब रिपीट कर रहे हैं ना, एक ही वीडियो बार बार, सो दैट इज़ अ बिग रेड फ्लैग। ये जो रेड फ्लैग है, ये जो जितने भी आपने रेड फ्लैग्स बताएं, ये ऑटिज्म जो कंडीशन सो ऑटिज्म में भी होते हैं और ADHD में भी होते हैं। ADHD में, अच्छा, ऑलमोस्ट सेम होता है बिहेवियर? सो हायर फंक्शनिंग ऑटिज्म इज वेरी मच लाइक ADHD। ओके। और इसके लिए इट्स अ वेरी फाइन लाइन। और मैंने इतने बच्चे इस वक्त पाकिस्तान में देखे हैं जो मिसडायग्नोज होकर मेरे पास आए हैं, क्योंकि देखें हर एक की थेरेपी डिफरेंट है। अगर आपको पेट की बीमारी है, आप उसको गले की दवाई नहीं दे सकते। अगर आपको गले की बीमारी है, आप उसको पेट की दवाई नहीं दे सकते। इसी तरह से अगर आपको ADHD है, आप उसको ऑटिज्म के साथ नहीं ट्रीट करोगे। आपको ऑटिज्म है, आप उसको ADHD की तरह ट्रीट नहीं करोगे। कोमॉर्बिडिटी हमारे पास बहुत आ गई है, विच मीन्स दैट दे आर किड्स कमिंग विद 2 or 3 disabilities together, and the doctors don't know how to rule it out because there is not a systematic evaluation right now. और हमारे यहाँ क्वैकरी बहुत बढ़ गई है। तो इसलिए हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हैं पाकिस्तान में, जिसे हम बिहेवियर एनालिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहना चाहते हैं, जिससे हम कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी पास कराना चाह रहे हैं थ्रू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ताकि चीज़ें रेगुलेट होना शुरू हों। क्योंकि आप यकीन माने, जो चीज़ें मैं आजकल देख रही हूँ, मुझे बड़ा अफसोस होता है देख के। इन 2017 मैंने पाकिस्तान में एक छोटा सा इदारा बनाया था अपने घर में, बिल्कुल बैक में। उसका नाम था बेसिस, बिहेवियर एंड स्पेशल एजुकेशनल सर्विसेज। माशाल्लाह आज उसकी 9 ब्रांचेस हैं, मुल्तान, सियालकोट गुजरात, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, पिंडी।
इसलिए क्योंकि आई वांटेड टू गिव एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस टू किड्स विद स्पेशल नीड्स, और इसी में हमने ट्रेनिंग भी शुरू की। लेकिन अभी बहुत अवेयरनेस ज़रूरी है। मैं एक बंदा क्या क्या कर बहुत सकती हूँ, इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली, और पेरेंट्स को तो पता भी नहीं होता जितनी नहीं चीज़ें पता आपने होता। की, हम कहते हैं बच्चा टाइम के साथ ठीक हो जाएगा, इसमें ऐसी क्या और बात फिर है। हमारे पास पेरेंटल प्रेशर और ससुराल का प्रेशर बहुत ज़्यादा बहुत है। ज़्यादा होता है कि तुम बच्चे को डॉक्टर के पास लेगी, और आई एम सॉरी टू से बट एक घर में ये चीज़ें बहुत डिस्कस हो रही होती हैं कि तो बच्चे को पागल करार दे रही है, बिल्कुल। बच्चे को ये कह रहे हैं वो कह रहे हैं। हमने ना मेंटल कंडीशन को मजाक बना लिया या अपने लिए ना एक तौहीन समझ लिया है कि किसी को कोई मेंटल कंडीशन हम नहीं उसे हो बीमारी नहीं सकती, समझ रहे। चाहे वो बच्चा है या कोई चाहे भी। वो एडल्ट है। सो ये बड़ी बदकिस्मती है अभी तक आज के दौर में भी हमारी। डॉक्टर साहब, बच्चा अब थोड़ा सा अगर एज ब्रैकेट हम थोड़ा सा आगे जाएं, जी। 5, 6, 4 साल का बच्चा जब हो गया है तो वो बच्चा हाइपर एक्टिव है। जी। हाइपर एक्टिव, उसे हर वक्त कुछ चाहिए, उसे भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, खाना चाहिए, थोड़ा सा वेट भी गेन हो रहा है उसका क्योंकि ऑब्वियसली खाने की उसको समझ नहीं आ रही है। एंड एट द सेम टाइम किस अटेंशन के लिए उसको कुछ ना कुछ किसी के साथ हम देख रहे होते हैं शरारत करते हुए, और बाज़ औक़ात काफ़ी डेंजरस शरारतें वो बच्चे कर जाते हैं, उनको रियलाइजेशन नहीं होती है। इनफैक्ट जब आप उन बच्चों को डांट भी रहे होते हैं तो वो उनका रिएक्शन बहुत बुरा होता है। सो यू डोंट नो कि आपने उन बच्चों के साथ डील कैसे करना है, कंडीशन ये क्या है और इसको डील कैसे करें। मोस्टली इसको हम ADHD के क्राइटेरिया में लेंगे, और ADHD की भी 3 किस्में होती हैं। अब उसमें एक हाइपर होगी, एक बिल्कुल मिडिल वाली होगी और एक बिल्कुल हाइपो होगी। अब उसमें ये होता है कि जब तक आप एक प्रॉपर बिहेवियर एनालिस्ट के पास जाके उसको एनालाइज नहीं कराएंगे, आपको नहीं पता कि उसका ट्रीटमेंट प्लान क्या होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कई दफ़ा ये होता है कि हम हम लोग उसको कैश करना एज अ प्रोफेशनल, मैं अपनी गलतियां भी निकाल रही हूँ, हम उसको कैश करना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक्चुअली होता है जो असल एथिकल प्रैक्टिसेस हैं उसमें अगर आप मेरे पास आओगे, मैं उसको एनालाइज करूँगी, मैं आपको बताऊँगी कि फंक्शन ऑफ बिहेवियर ये है, इसको आपने इस तरह से डील करना है। उसमें थेरेप्यूटिकल इंटरवेंशन भी होती है और हम पेरेंट्स को भी ट्रेन करते हैं कि आपने घर पर बच्चे के साथ किस तरह से काम करना है। बिकॉज देखें ABA जो है ना, इट्स अ वे ऑफ लाइफ, इट्स 24 आवर्स। सो अगर अमेरिका में इट्स आप जो US सर्जन जनरल है उन्होंने कहा था कि 40 आवर्स ऑफ ABA पर वीक इज मैंडेटरी फॉर अ चाइल्ड, ठीक है। ओके। बट इन पाकिस्तान वी कैन नॉट डू दैट, इट्स वेरी हार्ड। तो पाकिस्तान में हम क्या करते हैं कि हम 10 घंटे 15 घंटे क्लिनिकल सेटिंग में कराते हैं, बाकी हम मदर और फादर को ट्रेन करते हैं कि दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू एट होम। सेम विद ADHD, सेम विद ऑटिज्म, सेम विद एनी डिसेबिलिटी। एंड मैंने ये देखा है कि जब से हम लोगों ने ये शुरू किया एक ट्रेंड फ्रॉम द लास्ट 4-5 ईयर्स, पेरेंट्स बहुत अच्छे ट्रेन हो रहे हैं और पेरेंट्स बहुत बड़े एडवोकेट अपने बच्चे के लिए बन गए हैं, और वो तो जाके अब लड़ते भी हैं। सो आई एम रियली प्राउड ऑफ माई मदर्स कि वो जाती है और वो जो मैंने कहना होता है वो जाके कह आती हैं, स्कूल को भी, कम्युनिटी में भी। ये ज़रूरी भी है ना, बहुत ज़रूरी आप है। ये देखें कि अभी तो चलें आहिस्ता आहिस्ता रवैये बदल रहे हैं हमारे। कब हम देखते हैं कि स्कूल्स में एक्सेप्टेंस आ गई है कि वो ये नहीं कहते कि अच्छा आपके बच्चे को ADHD है या ऑटिज्म है तो हम नहीं ले सकते, अब स्कूल्स लेना शुरू हो गए, विच इज़ वेरी गुड। बट आई थिंक अभी भी बहुत सा काम होना बाकी है। जब बाकी मदर्स बाकी बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं जब उनको इस तरह का जुमला सुनने को मिले। आई एम ग्लैड कि आपने एग्जाम्पल शेयर किए, मदर जाके लड़ रही है उस बच्चे के लिए, नो इसका हक है, इसका राइट है कि वो स्कूल में जाएगा और पढ़ेगा। कुछ ऐसी गलतियाँ जो आप निशानदेही जिसकी करना चाहती हूँ इस वक्त हमारे नाज़रीन के लिए, कि जो हम एज ए पेरेंट कर रहे होते हैं एट वेरी यंग एज ऑफ आवर किड्स, जिसकी वजह से वो बच्चा उसमें मुब्तला हो जाता है, ADHD या ऑटिज्म या कोई भी और इशू? 1-2 चीज़ें, आई एम सॉरी मैं आपको, एक तो ADHD जो है ना उसकी मेडिकेशन भी है, ठीक है, लेकिन मेडिकेशन 7 इयर्स बाद शुरू होती है। Okay. और वो सिर्फ एक साइकियाट्रिस्ट या न्यूरोलॉजिस्ट दे ठीक सकता है। है। प्लीज़ किसी और से मेडिकेशन ना ना लें। लीजिएगा। सेकेंडली जो हम एज अ पेरेंट गलत करते हैं, और आई एम अ पेरेंट, माई डॉटर इज़ 23 नाउ माशाल्लाह, बट द थिंग इज़ दैट आपको जो है ना ये जो iPad और स्क्रीन है ना, इससे हमें बच्चों को बहुत दूर रखना है। वी शुड हैव इट बट बैलेंस्ड। आई नो कि हमारा लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गया है, यू नो थिंग्स हैव चेंज, मॉम्स आर वर्किंग व्हाटएवर, लेकिन हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम iPad स्क्रीन टाइम कम रखें, क्योंकि इससे एक चीज़ क्रिएट होती है जिसे हम कहते हैं वर्चुअल ऑटिज्म। ओके। और हमने क्या देखा है कि जैसे ही हमने स्क्रीन टाइम कम किया, बच्चे की थेरेपी की, साइंस आर गॉन। ओके, ठीक है, एक ये है। ठीक है। दूसरा, हमें अपने खाने पीने और खुराक का बहुत ख्याल रखना है। हमने देखें अभी हम लोग जंक फूड, कलर्ड प्रोसेस्ड फूड बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। सो वी नीड टू मेक श्योर दैट हमारा खाना बच्चों के लिए जो है वो न्यूट्रिशियस हो, हम लोग प्रोसेस्ड फूड से दूर रहें, ऑर्गेनिक हेल्दी फूड खिलाएं अपने बच्चों को, और अपने बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। आउटडोर एक्टिविटीज़,
ये इम्पोर्टेंट है। बहुत ज़्यादा आउटडोर ज़रूरी है। एक्टिविटीज़ तो वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें तो थोड़ा सा टाइम मिलता है या हम खुद फ़ोन पे पेरेंट्स लग जाते जी। हैं, या ये होता है बच्चे को भी फ़ोन दे दो, खाना खिलाना है बच्चे को भी फ़ोन दे वो दो। भी बहुत गलत So है। ये जो गैजेट्स आप दे देते हैं ना, जी। ये सबसे बड़े कल्प्रिट जो आपने बिल्कुल शुरू में पॉइंट अच्छा, आउट एक तो ये किया, वो गलत है कि हम बच्चों को पहले आईपैड्स देते हैं, फ़ोन देते हैं, स्क्रीन टाइम देते हैं, और बाद में हम कंप्लेन करते हैं हमारा बच्चा फ़ोन बहुत देखता है, और भाई आपने दिया है तो वो देख रहा है ना। और आप खुद यूज करते हैं, आपको देख के तो वो बच्चा फोन यूज कर रहा है। तो इन चीजों पे अपने आप को चेंज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा अपने आप साहिबा, को चेंज करना चाहिए। अभी अब जिस तरह से अब हम टर्म सीखने लग गए हैं, हमें पता चलना शुरू हो गया, जिस तरह ऑटिज्म की हम बात कर रहे हैं, कंडीशन है, ADHD की हम बात कर रहे होते हैं, हम OCD की बात कर रहे होते हैं। OCD, सो ये देखिए, ये चीज़ें अब ये एक्सेप्टेंस की बात है और ये अवेयरनेस की बात है कि कम से कम लोग इसको एक्सेप्ट करने लगे। लेकिन डोंट यू थिंक कि बाज़ औक़ात जिन चीज़ों को हम ग्लैमराइज करना शुरू कर देते हैं, बीमारियों को, किसी को सफाई का शौक है, किसी ने किसी चीज़ उधर, जी मुझे तो OCD है जी, मैं क्या करूँ, अब मैं तो इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। स्टेटस सिंबल हो गया। अब ये ADHD के हवाले से मैं देख रही हूँ, एडल्ट्स में भी मैं देख रही हूँ कि हर कोई ना डिप्रेशन को थोड़ा सा लिंक करना शुरू कर देता है, और सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चलना शुरू हो गया है कि जी मुझे भी ADHD है और ये सिम्टम्स हैं। इसके मैं आप इलाज बहुत कराऊं? बड़ा एक कैन ऑफ वर्म्स खोल रही हैं इस वक्त। नहीं, मैं ऑन अ वेरी सीरियस नोट, अब ये देखें कितनी इनकी इस बीमारियों की जो इंटेंसिटी है, हम उसको किसी तरह से निगलेक्ट कर रहे होते हैं। एक तो देखिए मेंटल डिसऑर्डर बढ़ गया है, ठीक है। आई वाज रीडिंग अ बुक रिसेंटली व्हिच इज़ अबाउट न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, और उन्होंने हमारा जो न्यूरो डिवर्सिटी है ना, उसको बड़े डिफरेंट तरीके से देखा है। उन्होंने कहा आज से आप 100 साल पहले देखें, ये हम ये बातें करते थे कि ऑटिज्म है, कुछ भी नहीं था ना। अब हम बात करते हैं कि भाई 1 in 35 किड्स आर डायग्नोज्ड विद ऑटिज्म। आज से 100 साल बाद ऑटिज्म भी नॉर्मल होगा, ठीक है। सो द थिंग इज दिस दैट yes there is depression, yes there is ADHD, but it's overrated. And also if you, अगर आपको autism है, ADHD है, depression है, तो it should be diagnosed by a clinical psychologist. और देखिए हमें as a माशरा जो है ना एक्सेप्ट करना है कि ये चीज़ें हैं, और हमें इसको पॉजिटिवली लेके आगे चलना है। Absolutely. हमें छुपाना नहीं है। Exactly. लेकिन अगर हम इसको ओवर रेट करेंगे तो फिर जो एक्चुअल लोग हैं ना वो रह नहीं रह जाएंगे। जाएंगे, वो रह जाएंगे। उनको मैनेज नहीं कर पाएंगे उनको। बिल्कुल एक उसको। छोटा सा सवाल कि जो ADHD ऑटिज्म जितने भी हम इश्यूज पे बात कर रहे हैं, क्या इनको मैनेज आराम से किया जा सकता है? अगर डायग्नोसिस हो गया है, थेरेपीज हो रही हैं और रिवर्सल हो जाता है? देखें इट्स नॉट अ प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर। ठीक है, जिस तरह कैंसर प्रोग्रेसिव है, ये ठीक है, प्रोग्रेसिव नहीं रुक है। जाएगा। लेकिन अगर आप प्रॉपर इसकी थेरेप्यूटिकल इंटरवेंशन करें, कभी आप आके हमारे चक्कर लगाएं बेसिस D12, तो हमारी मदर्स ने एक कम्युनिटी बना ली है वहाँ पे, और वो ऐसे बच्चों को लेके चल रही हैं कि ये ज़िंदगी है, दिस इज़ लाइफ, दिस इज़ अ लाइफ चेंज, दिस इज़ अ लाइफ चेंज दैट यू हैव टू डू, एंड दैट्स इट। ये हमारी कम्युनिटी है। और मुझे तो आप यकीन माने वो वाला वर्ल्ड अब नॉर्मल लगता है क्योंकि इतना मासूम है वो, और इतना अच्छी वो ज़िंदगी है बच्चों की, और मदर्स भी ठीक हैं, फादर्स भी अब माशाल्लाह एजुकेट हो रहे हैं, जो नहीं है उनकी हम काउंसलिंग तो करते देखिए हैं। ये भी एक एक्सेप्टेंस की बात है अब कि हर बच्चा डिफरेंट होता है। हर बच्चा डिफरेंट। कंडीशन किसी की विजिबल है, किसी की उतनी विजिबल नहीं है। बिल्कुल। ये एक डिफरेंट चीज़ें, आप इसको बीमारियों की कैटेगरी में काउंट करना भी, आप फिर उसको बच्चे को या उसकी माँ को ये बता रहे हैं कि दे आर नॉट इट्स नॉर्मल। सो ये चीज़ है, हाँ कंडीशन है, उसके जिस तरह से सिम्टम्स होते हैं उनको कंट्रोल किया जा सकता है थेरेपी के थ्रू, जिस तरह आपने बताया। आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं, आप उनको ट्रेन कर सकते हैं, आप उनको मैनेज कर सकते हैं, आप उनको सोशली अप्रोप्रिएट बना सकते हैं। यस, और उनका एक नया लाइफस्टाइल होगा, उसको मैनेज करेंगे, और कम्युनिटी को उनकी सपोर्ट करनी चाहिए। एब्सोल्यूट। ये बहुत सबसे इम्पोर्टेंट Community को पॉइंट है उनकी कि support करनी चाहिए। उन्होंने तो सीखना है, सो सीखना है, हम सब ने भी मिलकर सीखना है कि हमें कैसे अपने बिहेवियर को चेंज करना है। उससे बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थी, बहुत अहम मौजूद जिस पर आज हम गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन, ब्रेक की तरफ बढ़ना है हमें, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद, और डाइवर्स जो हम टॉपिक्स लेकर आ रहे होते हैं ना, और ऐसे ऐसे लोग हमारे पास आ रहे होते हैं, हम कहते हैं कि जो हम जिद्दत की बात करते हैं वो हर फील्ड में शुरू, अब जिद्दत आ चुकी है। अब जिस तरह से फोटोग्राफी की फील्ड की अगर बात की जाए तो उसमें भी जिद्दत आ चुकी है। पुराने जो कैमरास थे, नए कैमरास ने उनको रिप्लेस कर दिया है। एट द सेम टाइम अब ज़ाहिर है एक प्लेटफॉर्म भी चेंज हो गया है। पहले तो होता था ना जी, आपको तस्वीर मिल जाती थी, फिर उसके बाद हाँ उसी टाइम पे आपको तस्वीर मिलना शुरू हो गई और उसके बाद ज़ाहिर अब हर चीज़ जो है वो डिजिटल पे आपको दिखानी होती है।
सो मैं ये कहती हूँ कि हमारे जो फोटोग्राफर्स हैं उनके लिए भी एक अच्छी चीज़ बहुत ज़्यादा होगी डिजिटल पर्सपेक्टिव से, कि कोई भी पिक्चर ली, वो पिक्चर जो है वो आपने डिजिटल पे अपलोड कर दी एंड देन लोग जो है वो उसको अच्छा खासा अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। सभी लेकिन देखें ठीक है, कैमरा नया आ जाना या बहुत एक रिफाइंड वर्जन उसका आ जाना, गैजेट्स हमें इम्प्रूव नज़र आते हैं, उनकी अपनी इंपॉर्टेंस है, बट इट्स द मैन और द वुमन बिहाइंड दैट कैमरा जो मैटर करता है। एब्सोल्युटली, उसका एंगल, उसके एस्थेटिक, उसकी सेंस, उसकी मेहनत, उसका काम, वो नजर आता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, वही बात बता रही हूँ ना कि अब रिकग्निशन ज़्यादा मिलने लगी है एंड अब आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं कि आप जिस तरीके से भी इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं आप बढ़ सकते हैं। आपको किसी इदारे में जाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब मिल जाए अपॉर्चुनिटी, ऑनलाइन आपको तो सिखा कुछ दिया नहीं जाता है तो आपको ऑनलाइन सिखा भी दिया जाता है और आप ऑनलाइन अपनी चीज़ों को आगे मतलब परस्यू भी कर सकते हैं। जैसे कि सभी आजकल हम देखते हैं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत ज़्यादा लोग काम करें, स्पेशली खवातीन जो घर बैठी हैं, मैं इस वक्त सुन रही हैं, जो कि किसी भी प्रोडक्ट को सेल करना चाहती हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि अच्छा इस प्रोडक्ट की अगर अच्छी तस्वीरें नहीं लेंगी, उसकी अच्छी फोटो या वीडियो नहीं बनाएंगी तो वो लोग कैच नहीं कर पाएंगे। लास्ट में हमारे पास एक आई थी जो एक शेफ आई थी, जी जी जी, जो उन्होंने बताया जैसे वो बेकिंग करती हैं, वो केक बनाती हैं, तो अब वो कहती है कि मेरे लिए एक बड़ा चैलेंज ये है कि मुझे उस केक की पहले एक वो टेस्ट में केक बहुत अच्छा है लेकिन मेरे देखने वालों को नहीं पता कि वो टेस्ट में अच्छा है। सो पहले उसको देख आंखों को आपने एक तरह से अच्छा लगाना है एंड देन जो है वो आपके टेस्ट पर जो है ना वो उसको टेस्ट करेंगे, उनको आपने अच्छा लगाना होगा। तो वो कहती है मेरे लिए एक चैलेंज है कि मुझे वो एक पिक्चर लेनी है अच्छी एंड देन उसको अपलोड करने और फिर लोग जो उनको ऑर्डर्स देंगे। तो मेरे ख्याल है हर फील्ड की डिमांड जो है वो फोटोग्राफी है। तो ऐसे में आज एक ज़बरदस्त शख्सियत हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, मासूमा ज़ुबैरी उनका नाम है, फ़ोटो जर्नलिस्ट हैं, कई सालों से 2009 से लेकर अब तक माशाल्लाह उन्होंने ज़बरदस्त काम किया है। अभी तो वो सिखाना भी शुरू हो गई हैं, वो बच्चियों को स्पेशली सिखा रही हैं, बच्चों को सिखा रही हैं। मैं उनसे पूछूंगा कि सिर्फ ख़वातीन पे फोकस क्यों है, मर्द ना कमाएं, वो ना सीखें। ऑलरेडी इतना कमा रहे, कितना कमाना चाहते हैं मर्द हर फील्ड में तो बस हैं आगे आगे। क्या करें, खर्चा भी तो करते हैं ना, फिर खर्चा भी तो हो जाता है, इसलिए ज़्यादा कमाना पड़ता है। मासूमा साहबा की तरफ बढ़ते इससे पहले कि मेरे और सभी की नोक-झोंक चलती रहे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच, आई एम ट्रूली ऑनर्ड टू बी हियर। नहीं आपका शुक्रिया। पहले इस सवाल का जवाब दे दें ताकि फिर हम आगे बढ़ सकें थोड़ा सा। वो कह रहे हैं जी क्यों खवातीन को सिर्फ क्यों सिखाती हैं? खवातीन को इसलिए क्योंकि ज़ाहिर है देखें रिस्ट्रिक्शंस हैं, हम जिस तरह सोसाइटी है, हमारे कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ वैल्यूज़ हैं, कुछ कल्चर्स हैं जिसमें ज़ाहिर है नॉट एवरीबडी इज़ अलाउड टू वर्क आउटसाइड। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, थोड़ा सा सप्रेशन है इसकी तरफ। तो मैं ये कहती हूँ कि बजाय घर में रह के सिर्फ बर्तन धोने नहीं होते, आपको अगर आपके अंदर टैलेंट है और अब तो डिजिटाइजेशन का ज़माना है तो व्हाई नॉट, आप घर में बैठ के अगर आपने फेस नहीं लेकर आना सोशल मीडिया पे, इट्स ओके, आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। यू कैन बी बिहाइंड द कैमरा एंड बिहाइंड द सीन। और खवातीन बहुत अच्छा काम कर रही हैं। बिल्कुल कर रही हैं। तो उनके लिए ख़ास तौर पे जो मेरा जो मोटिव है वो यही चीज़ है। मर्द हज़रात के लिए बिल्कुल भी है, जो कि ज़ाहिर है वर्ल्ड भी घूम सकते हैं और दुनिया जो है वो डिस्कवर कर सकते हैं, तो उनके लिए भी बिल्कुल मेरे पास जो ये मैं कोर्सेज ऑफर करती हूँ ये उनके लिए भी है और दोनों के लिए है। लेकिन ज़्यादा फोकस ज़्यादा वुमेन एम्पावरमेंट पे, चूँकि वक्त की ज़रूरत भी है। बिल्कुल। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपके उस पर करियर पे भी आऊँगा। आप एज फोटो जर्नलिस्ट कैसे ख्याल आया कि मुझे काम करना है और कैसे आपने इसमें नाम बनाया? अच्छा, पहले तो ये कि मैं बड़ी कोई ना नालायक सा बच्चा थी अपने ख़ानदान का, मुझे कहते थे कि ये कुछ नहीं कर सकती अपनी ज़िंदगी में। तो स्टार्टिंग फ्रॉम देयर मुझे असल में डिमेंशिया का इशू था बचपन में, मुझे एम और एन का डिफरेंस समझ नहीं आता था। तो मैंने अपनी किसी तरह करके पढ़ाई कंप्लीट की, 12th स्टैंडर्ड तक जितना भी जो भी आया ग्रेड आ गया, रगड़ के पास कर लिया। फिर ज़रा थोड़ा सा पुश किया अपने आप को, तो मैंने जर्नलिज्म में बैचलर्स किया क्योंकि इंटरेस्ट था। ठीक है, मेरा इंटरेस्ट था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था। अभी इससे पहले जो हमारी बात हो रही थी वो यही थी कि जो बच्चों का इंटरेस्ट होता है उससे हम उसको हटा देते हैं। तो जो मेरा इंटरेस्ट था उसमें मैं एक्सेल कर गई। मेरे अम्मा पापा को पता चला ठीक है शी इज गुड इन फोटोग्राफी वीडियोग्राफी, तो हम इसको जर्नलिज्म साइड पे भेज देते हैं उधर ही, क्योंकि मेरा MBA वाला साइड तो मेरा कुछ थी नहीं ना इस तरह की कोई चीज़। तो खैर मैंने बैचलर्स किया जर्नलिज्म में, उसके बाद फिर मैंने मास्टर्स किया मीडिया में। देन मैंने A लेवल्स को पढ़ाया, और A लेवल्स को पढ़ाने का मतलब है कि आप कैम्ब्रिज के लेवल को उसके स्टैंडर्ड को आपने टच किया हुआ होता है। तो कमिंग फ्रॉम देयर मेरी अपनी लर्निंग बहुत ज़्यादा हुई उसमें। द साइड बिजनेस में पढ़ा तो रही थी A लेवल्स को, लेकिन ये कि मैं साइड बाय साइड जो मेरी लर्निंग हो रही थी वो मैं इम्प्लीमेंटेशन कर रही थी। बहुत अच्छी बात।
तो मैंने कहा कि वाई डोंट आई लॉन्च माई सेल्फ एज अ फोटोग्राफर। तो पहले कुछ साल में अमाउंट कुछ भी नहीं आई, सिर्फ आपका लोगो और हमारी ब्रांडिंग हो रही थी 3 साल 4 साल तक। जो आजकल के बच्चे हैं ना, वही कहते हैं कि मैम पैसा कितना मिलेगा, पैसा ऐसे नहीं मिलता। इंटर्नशिप भी पेड उनको चाहिए होती है। वो फिर ऐसे नहीं मिलता, वो आपको मेहनत करनी पड़ती है। वो 3-4 साल, फिर पहला जो मुझे इवेंट मिला था वो 3000 रुपए का मिला था। सो कमिंग फ्रॉम देयर, knowing the fact that I have वो थोड़ा एक्सपीरियंस था मेरे पास A levels का, मैं वहाँ भी एक्सेल कर सकती थी, लेकिन मैंने परस्यू किया थोड़ा सा। मैंने कहा कि वाई डोंट मैं ये ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाऊंगी, तो मैंने किया। फिर मैंने ऑफिशियली अपना जो है वो प्रोडक्शन हाउस लॉन्च किया, और उसके बाद फिर आगे उसको लेके चली। पहले इट वाज लाइक ओनली इवेंट जो कि मैं कवर करती थी जाके सारा कुछ। फिर मैंने ग्रो करना शुरू किया, अपनी सारी टीम्स बनाई, बच्चों को मैंने जो यूनिवर्सिटी लेवल में निकलते हैं उनको मैंने अपॉर्चुनिटीज़ दी, रजिस्टर करवाई अपनी कंपनी। तो उनके लिए फिर अपॉर्चुनिटी मिली कि जी वो लोग मेरी कंपनी का लेटर और सर्टिफिकेट उनको मिल जाता था ट्रेनिंग के बाद। उनके लिए इंसेंटिव हो गया जी ना? जी। और 2 of my students are working in the embassy. I won't take the embassy name, but obviously वो embassy में after my certification. Very nice. तो मेरे पास क्योंकि कॉल्स आती हैं रिकमेंडेशन की और उसकी, तो वो ये कि मैं उनको कह देती हूँ कि हाँ जी इनके ये स्किल्स थे और उन्होंने ये जो है वो मेरी कंपनी में किया था। तो कमिंग फ्रॉम देयर, उसके बाद फिर ये कि मैंने बहुत ज़्यादा फिर और काम करना शुरू हो गया, मेंटोरिंग करना शुरू हो गई, सेशंस देना शुरू हो गई, ऑनलाइन। फिर हम लोगों ने ज़रा कोविड का ज़माना आया तो कंपनी को हमने ऐसे बचाया कि इंटरनेशनल वाले बच्चे भी जो है वो ज़रा घर पे थे और हमारे वाले बच्चे भी घर पे थे। तो इन लोगों का मैंने टाइम रखा सुबह का, जो यहाँ पे थे, जो दोपहर के टाइम पे थे, और उन लोगों का टाइम मैंने रखा रात के टाइम पे, क्योंकि उधर सुबह हो रही है। तो दोनों चीज़ों को मैंने इंटरनेशनली भी हिट किया और यहाँ पे भी किया। तो आई सेव्ड माय कंपनी लाइक दैट। और कुछ एजुकेशनल वाली साइड भी जो है वो कवर हो गई थी कोविड के ज़माने में। सही। अच्छा, जब मासूमा आपने शुरू किया, जाहिर है तो आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह से हमने बताया कि अब हर तरह से आपको डिजिटली चीज़ों को लेकर चलना है। हम डिजिटल दुनिया में हैं और जाहिर सी बात है वहाँ पे अपने आप को मनवाना बहुत इम्पोर्टेंट। क्या ये चैलेंजिंग था आपके लिए भी, या एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि आपका काम इतना अच्छा होगा वो शोकेस हो जाएगा? आई गेस मेरा जो फर्स्ट बिजनेस का रूल है ना, दैट इज़ क्वालिटी एज इट्स प्रॉमिस, जो कि बिजनेस का ही रूल है। तो अगर आपको क्वालिटी देनी है ना और आपको पता है कि आपने बेस्ट देना है, सो यू नीड टू वर्क ऑन 2 थिंग्स। ये मैं हमेशा अपने इंटरव्यू में कहती हूँ, एक तो पेशेंस और एक पैशन। अगर इन 2 चीज़ों को आप साथ रख के चलेंगे ना, आपको कोई बीट नहीं कर सकता। बड़ा मुश्किल है वैसे दोनों को साथ लेके चलना। है मुश्किल, लेकिन अगर आप एक दफ़ा चल गए ना इस पे, तो फिर यू नो हाउ टू बी पेशेंट इन योर वर्क। तो मैंने वो जो 3 साल गुजारे ना ब्रांडिंग और उसमें मैंने बहुत पेशेंस सीखा है। क्योंकि जाहिर है जब आप जा रहे हैं, आपका पेट्रोल लग रहा है, आपके पैसे लग रहे हैं, आपको 2000 अगर आपको मिले तो आपने वो डिवाइड करके चलना है कि आपकी इसमें से जो है वो इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, उसके बाद आपने बचाना कितना है और पेट्रोल कितना लगेगा, और अगर खाना दिया ही नहीं दिया तो वो जो है वो कितना उसमें लगेगा। ये भी बड़ा चैलेंजिंग होता है हमारे लिए। आपको पता है एज अ फोटोग्राफर हम लोग कहीं जाते हैं इवेंट के लिए, हमें नहीं पता होता कि हमें खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, and we have to like sometimes नहीं, time manage be very honest, I'll be खाना very चल रहा है उधर, एग्जांपल खाना चल रहा है, कहते हैं फलानी पिक्चर ले लो, कर दे। but what usually I do with my team is that मैं उनको कहती हूँ बेटा आप पहले खाना खाओ, बहुत अच्छा करती है, ठीक है, और उसके बाद फिर जब आप लोग आओगे तो फिर मैं खाना खा लीजिए। मैनेज करना पड़ता है। मैनेज करना पड़ता है, ये टीम लीड का काम होता है ये चीज। Absolutely. You're a leader, you should be a leader, not a boss. There's a difference. Yes, difference है। लीडर होना चाहिए, बॉस नहीं होना चाहिए। सिर्फ बॉसी एटीट्यूड से काम नहीं चलेगा, लीडर होना चाहिए। बॉसी एटीट्यूड होगा बच्चे भाग जाएंगे। किसी को देखकर अंदाजा हो जाता है कि ही और शी कैन बी गुड फोटोग्राफर, कोई सेंस उसकी, एस्थेटिक सेंस वेरी इंपॉर्टेंट। उनके जब आप मैं काम देखती हूँ, अभी मैं रिसेंटली कल एक स्कूल में गई थी फोटोग्राफी का करने के लिए, तो बहुत ब्रिलियंटली उनके एंगल्स, उनके शॉट्स, अब तो खैर उनके मोबाइल फ़ोन्स ही, मुझे इतने बच्चे कहते हैं कि मैम हम लोग बहुत महंगे कैमरास ले लेते हैं। मैं कहती हूँ बेटा ये मोबाइल फ़ोन इज़ गुड इनफ फॉर यू। if you have the aesthetic sense, if you have तो अब तो जाहिर है कि आसानी हो गई है, और इसी के साथ ही अगर बच्चे भी आगे चलें और सिखाने वाले भी इसी लिहाज से सिखाएं तो बच्चे इंफ्योरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार भी नहीं होंगे और जितना है उसमें आगे भी बढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया मासूमा। एक बस लास्ट में मैं एक पॉइंट करूंगी कि जब आप इस तरह की एस्थेटिक सेंस यूज करते हैं, आप इस इन्फ्लेशन में बहुत अच्छा कमा सकते हैं। यू कैन सपोर्ट योर पेरेंट्स। Yes. Support yourself first and then support your family and support all the dependents on you. Masuma, thank you so much for joining us today. एक break की तरफ बढ़ेंगे, वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ।
बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं। सोशल मीडिया पे भी आपने देखा होगा, मुख्तलिफ इदारों में भी आपने देखा होगा कि 16 डेज़ ऑफ एक्टिविज़म अगेंस्ट जेंडर बेस्ड वायलेंस, हर साल की तरह इस मरतबा भी ये 16 डेज़ को ऑब्ज़र्व किया जा रहा है। 25 नवंबर से ये दिन इसका आगाज़ होता है और 10 दिसंबर को इसका अख्ताम होता है। लेकिन जाहिर है जहाँ पर ख़वातीन की बात की जा रही होती है, जहाँ पर जेंडर बेस्ड वायलेंस की बात की जा रही होती है, सो कोई एक दिन काफ़ी नहीं होता, कोई 16 दिन काफ़ी नहीं होते। ये हर दिन की एक स्ट्रगल है, एक चैलेंज है। और इस मरतबा की जो थीम है वाकई आपको सोचने पे मजबूर कर देती है। मैं नाज़रीन के लिए इसको आसान ज़रूर करूँगी कि हर 10 मिनट में अगर देखा जाए पूरी दुनिया में, तो जस्ट इमेजिन कि एक खातून जो है उसका कत्ल किया जा रहा है या वो मर रही है। सो इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना कितना इंपॉर्टेंट है, इस इशू को रेस करना कितना इंपॉर्टेंट है। हाँ, हम ज़रूर कह रहे हैं कि दौर बदल गया है, अब बहुत सारी चीज़ें रिपोर्ट होना शुरू हो गई हैं, हम बात करना शुरू हो गए हैं, ये एक पॉजिटिव चेंज है। और इसी तरह से जब कुछ डेज़ डेडिकेट कर दिए जाते हैं, उसका मकसद सिर्फ ये होता है कि सेंसिटाइज़ किया जाए, बताया जाए लोगों को कि आप और हम मिलकर इस इशू के बारे में अपनी अपनी कैपेसिटी में हम क्या कर सकते हैं। लेकिन मज़ीद काम करने की बहुत ज़्यादा और हम क्या कर रहे हैं और हम क्या कर पाए हैं, ये जानना भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से भी। आज इसी मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया है नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन की कायम मकाम चेयरपर्सन है उम्मे लैला आज़र साहिबा। उम्मे लैला साहिबा, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। 16 डेज़ ऑफ एक्टिविज्म, सबीन ने कहा हर 10 मिनट में दुनिया में एक औरत का इस दुनिया से चले जाना, ज़ाहिर है इट्स अलार्मिंग। व्हाट आर वी डूइंग? और हम स्टिल अगर मना रहे हैं, इसका मतलब है कि बहुत सा काम है जो कि होना बाकी है। देखिए, ये जो 16 डेज़ ऑफ एक्टिविज़म है, इसको मनाने की वजह यही है कि हम इस इशू पर बार बार बात करें। और मैं समझती हूँ कि ये सिर्फ 16 दिन नहीं, 365 दिन आपको इस बात पे बावर रहना चाहिए कि औरतों के ख़िलाफ़ तशद्दुद हो रहा है। ना सिर्फ औरतों के ख़िलाफ़, बल्कि ऐसे जेंडर डाइवर्स ग्रुप्स हैं जो भी इसका शिकार हैं। और ये पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में ये हो रहा है। हमारे पास अलार्मिंग फिगर्स हैं। एक ज़माने में अगर हम ये देखते हैं कि 1993 में ये 16 डेज़ ऑफ एक्टिविज़म के हवाले से करारदाद पेश हुई और उसको मनाना शुरू किया गया ग्लोबली, तो ये सब चीज़ें रिपोर्ट नहीं होती थी। ठीक है, वायलेंस जो है, औरतों के ख़िलाफ़ तशद्दुद को कोई माने नहीं था, वो घरेलू उसको सब्जेक्ट समझा जाता था। तो आहिस्ता आहिस्ता जब हम इस नहज पे पहुँचे, बीजिंग प्लस का भी आपने सुना होगा, क्योंकि 30 साल पूरे हो रहे हैं और इस कॉन्टेक्स्ट में भी इसकी मेजर थीम भी यही है कि हम कहाँ तक पहुँचें, नेशंस कहाँ तक पहुँचें। तो उसमें हम ये देखते हैं कि सबसे जो इम्पोर्टेंट इसमें सामने आया है अमर, वो ये आया है कि 16 डेज़ ऑफ एक्टिविज़म के हवाले से आपने मुल्कों ने, ममालिक ने, हुकूमतों ने इसको डॉक्यूमेंट करना शुरू किया। अदाद और शुमार इकट्ठे शुरू करने किए हैं, जिसकी बेसिस के ऊपर पॉलिसी साजी हुई है। पॉलिसी साजी तब होती है जब हमारे पास एविडेंस होता है, एम्पिरिकल एविडेंस होता है। सो मैं अगर पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान में भी ये सिलसिला हमेशा से रहा है और पहले ये अनरिपोर्टेड, अनअटेंडेड चला जाता था। और क्योंकि हमारे यहाँ एक पूरा माहौल ऐसा है, हम पिदरशाही माहौल में रहते हैं, हमारा माशरा इसमें है, बहुत सारी ऐसी सिस्टमेटिक बैरियर्स हैं इंटरनली, जिनको हम कल्चर के नाम पर, एथनिसिटी के नाम पर, जेंडर के नाम पर हम उसी से पले बढ़े हैं, उसी में जा रहे हैं। माशरा माहौल वैसा ही है, चाहे वो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हों, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हों, तालीमी इदारे हों, मेडिकल के हवाले से हर तरफ हमें ये माहौल नज़र आता है। तो उसमें जब औरतों के साथ इस्तेसाल होता है तो बड़ी बारीकी से देखना पड़ता है कि किस किस्म की वो हम बात करते हैं कि औरतों को हमने एम्पावरमेंट की तरफ लाना है, उनको माशी हवाले से मुस्तहकम करना है, लेकिन वो क्या बैरियर्स आ जाते हैं, क्या वो समझा भी जाता है कि नहीं तशद्दुद। क्योंकि अगर किसी बच्ची ने ख्वाहिश का इजहार किया कि मैंने काम करना है या मैंने बाहर निकल के काम करना है, उसको रोक दिया जाता है। तो भी तो ख़ानदानी रवायत के तौर पे किया जाता है कि जी हमारे ख़ानदान में किसी ने नहीं किया, तुम घर से बाहर जाओगी। लेकिन ये एक एम्प्लॉयमेंट के इकनॉमिक हवाले से ये इसके ज़िम्रे में आता है कि ये एक बच्ची जो कि काम करना चाह रही है, उसकी अपनी सोच है। और इस हवाले से तो ये बहुत बारीकी की बात है। और पूरा का पूरा ये फैब्रिक हम पाकिस्तान, साउथ एशिया में, ग्लोबली हम इसको देखते हैं, ये हर जगह मौजूद है, हर जगह पे होता है। और जिस हर तरह से जगह आपने पर कहा होता है। कि अभी इस वक्त अगर आप स्टार्ट्स बताना शुरू करें तो वो बड़े परेशान कौन होते हैं इस पर्सपेक्टिव से, पूरी दुनिया के लिहाज से अगर बात की जाए। अच्छा, रिपोर्ट करने के हवाले से, क्योंकि जितनी चीज़ रिपोर्ट होती है उतना एक्शन लिया जाता है और फिर ज़ाहिर है इर्द गिर्द के लोग उस चीज़ को हम किसी ना किसी तरह से सप्रेस कर सकते हैं, हम कम कर सकते हैं। विक्टिम ब्लेमिंग, ये हम आज भी देख रहे हैं और ये हम पूरी दुनिया में देख रहे हैं, हम पाकिस्तान में भी देख रहे हैं, हम कहीं भी देखें, खातून के साथ अगर ऐसा कुछ हो भी जाता है,
वो उसको रिपोर्ट नहीं कर पा रही होती है क्योंकि उसे डर होता है कि उसको ब्लेम किया जाएगा। एब्सोल्युटली, देखिए हमारा माशरा, मैं अपने पाकिस्तान की बात ही करूँ कि हमारे माशरे में ये भी है और बाहर दुनिया में भी है, विक्टिम ब्लेमिंग तो होती है। अगर कोई खातून रिपोर्टिंग के लिए आती है, मैं आपको सिर्फ अपना एक पूरे पाकिस्तान का सिनेरियो थोड़ा सा बता दूँ, उसके बाद मैं आपका क्वेश्चन का जवाब दूँगी कि रिपोर्टिंग के लिए हम क्यों नहीं जाते। अगर मेरे साथ कुछ होता है बहैसियत औरत, तो वो हमारा माशरा इस चीज़ को जो है ना कैसे हमें रोकता है। हमारी कंडीशनिंग, मैंने जिस तरह कहा हम पदरशाही माहौल में रहते हैं, तो औरतों को या बच्चियों को बचपन से साइलेंसिंग की तरफ ले जाया जाता है कि बेटा चुप करो, खामोश हो जाओ, सह लो। अब वो इस कंडीशनिंग में जब आते हैं तो उनकी जो फ़ैसला लेने की सलाहियत है या वो आगे बढ़ने की या उसको फेस करने की चीज़ जो है वो ख़त्म हो जाती है बाय द टाइम। तो वो फिर एक आदी बन जाती है कि जो भी मेरे साथ कुछ हो रहा है मैं उसको बर्दाश्त करती चली जाऊँ। और ये साइलेंसिंग जो है कंडीशनिंग हुई होती है, इसकी वजह से औरतों के साथ जो इस्तेसाल होता है वो रिपोर्ट नहीं करती। इसका एक मैं पॉइंट आपको सिर्फ बताऊँ कि जब हरासमेंट एट वर्क प्लेस का कानून बन रहा था, और वो बनाने की वजह इसलिए महसूस हुई कि हमारा जो इकोनॉमिक इंडिकेटर है फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का, वो कम था और बढ़ ही नहीं रहा, बहुत स्लो है, स्लगिश उसकी एक प्रोग्रेस है। तो उसकी मेन वजह ये थी कि औरतें जो काम की जगह पे हरासगी का शिकार होती हैं। अब ये मनवाना एक पिदरशाही माहौल में बहुत मुश्किल काम था। और आप यकीन करें कि जब लेजिस्लेशन हुई और उसके बाद सारे स्ट्रक्चर्स बनाए गए इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो एम्बर्ड्स पर्सन के पास केसेस नहीं आते थे, अच्छा, रिपोर्ट नहीं होते थे। मतलब ये एक सीरियस मसला था। तो फिर उसमें सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस आगे बढ़ी, उन्होंने अवेयरनेस की और वो केसेस आने शुरू। अब केसेस की भरमार है, लोग रिपोर्ट करते हैं, इजी हो गए हैं वहाँ पे, उनको पता है, नॉर्मलाइज हो गई हैं ये बातें। लेकिन अब आपका क्वेश्चन आता है कि विक्टिम ब्लेमिंग, ये बिहेवियर्स हैं हमारे कि अगर एक औरत आवाज़ उठाएगी, और बहुत क्रिटिकल बात है, इसको हम अगर इसको अनफोल्ड करें तो हमें एक एक स्टेप पे देखना पड़ेगा कि अगर एक औरत कंप्लेंट लेके जाती है जिसके साथ गैंग रेप हुआ होता है, तो एक मफरूज़ा था जब हम पढ़ते थे उस ज़माने में कि अगर एक औरत एक दफ़ा रेप होती है तो अदालत में जाके वो बार बार रेप होती है, उसका रेप किया जाता है। इसकी वजह ये है कि जो हमारा प्रोसिक्यूशन है, जो हमारा लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं, वहाँ पे सेंसिटाइजेशन बहुत कम थी, अब बहुत बेहतर हो रही है। मैं ये नहीं कह सकती कि पूरी तरह बेहतर हुई, अभी भी मसाइल हैं। सो वहाँ पर अगर एक औरत अपना कोई केस लेके जाती है, पहले तो उसको फैमिली को हम समझाना पड़ता है कि ये हुआ है। फैमिली वाले अगेन वही बात कि हमारी बदनामी होगी, ये होगा, वो होगा। तो वो जब जाते हैं कानून की तरफ तो फिर मसले बहुत आते हैं शदीद। और यही चीज़ें जो हैं, जो जिस तरह के कमीशंस हैं, प्रोविंशियल कमीशंस, नेशनल कमीशंस और इस तरह के इंस्टीट्यूट जो ख़वातीन के हवाले से बनाए गए हैं, वो इन चीज़ों को बड़ी तो जाहिर सी बात है, चीज़ें हम बदलते हुए भी देख रहे हैं। एट द सेम टाइम हम हमेशा वैसे सिस्टम की बात कर रहे होते हैं सारी चीज़ें, बट जो आपने पॉइंट आउट की ना चीज़ जो अहम इस वक्त समझने की है, वो ये है कि हमारे अपने रवैये क्या हैं। आप घर से ही देखें, आप कितना अपने घर की बच्चियों को इनकरेज करते हैं कि अगर कोई आपको हरास कर रहा है, वर्क प्लेस पे भी अगर कर रहा है या कहीं पर भी, सो आप आकर बताएं। हमने कितनी एक स्पेस दी हुई है अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को, कि वो आकर आपको ये चीज़ें बता सकें। क्या आपने उनको इतना कंफर्टेबल किया है? ये हमारे रवैये हैं जो कि घर से स्टार्ट होने, एंड देन ऑब्वियसली सिस्टम अपनी जगह काम कर रहा है, और जिस तरह से मैम ने ऑलरेडी बताया कि किस तरह से चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। अच्छा, इसमें एक और बात भी, अगर आपकी इजाज़त हो। प्लीज़। देखिए, एक और बात भी है जो हमने कहा ना, बिहेवियर्स और घर के रवैये। अब घर को अगर हम ज़रा अनपैक करते हैं ना, तो घर के अंदर भी हमें बहुत सारे ऐसे अनासर नज़र आते हैं जो वॉयलेंस के ज़िम्मे में आते हैं, जिसको शायद पहले हम उसका इंडिकेटर ही नहीं था। तो उसमें जो डोमेस्टिक वॉयलेंस है, क्योंकि डोमेस्टिक वॉयलेंस के हवाले से हम समझते हैं कि सिर्फ मारा पीटी है। एक ज़माने में मुझे याद है, क्योंकि मेरी 25 साल डेवलपमेंट सेक्टर में गुजरी हैं, मैंने सारे इन चीज़ों को देखा है। तो जब कोई खातून के साथ घर में तशद्दुद होता था तो वो थाने में जाती थी कि जी इस तरह खोज, जी बीबी आपको मारा है, या आपका घर का मसला है। और अगर उसने रिपोर्ट दर्ज करानी है तो वो उसके लिए कोई कानून नहीं था। उसके साथ कोई अगर हाथ टूट गया या उसके साथ तशद्दुद किया गया, वो नहीं था। तो घर के अंदर जो तशद्दुद है उसको भी हम लोग वायलेंस के ज़िम्मे में नहीं देखते, क्योंकि ये तो वही वाली बात है कि हमारे घर का मामला है। अब वहाँ पे किस किस्म के सेंसिटिव वायलेंस हैं, जिस तरह अभी शुरू में बात की, एक बच्ची को रोक दिया जाता है बाहर जाना, इमोशनल वायलेंस है, अब्यूज़ है। फिर आपके साथ आपकी जो इकनॉमिक आपको सपोर्ट दी जाती है उसको रोक लिया जाता है, बदतमीज़ी की जाती है, औरतों को उसमें रखा जाता है,
प्रेशर में रखा जाता और है। ये एक बड़ी ब्रॉड टर्म है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, इसमें तो इतनी ज़्यादा आपको नज़र आती है बिल्कुल जिसको ऐसा हम लोग मानते ही नहीं है, समझते नहीं है कि मेरी सोचने समझने की सलाहियत को ख़त्म कर दिया जाता है एक प्रेशर के तौर पे। और वायलेंस किसी भी फॉर्म में, आप किसी भी कोई भी form उसकी टाइप हो, वो पर्सनल मैटर Personal नहीं है। प्लीज़ अगर आप कहीं पर होता देख रहे हैं, आवाज़ उठाएं, कानून है, आपके कवानीन हैं, आप जाएं उसको रिपोर्ट करें, किसी के बिहाफ पे करें, एंड देन ऑब्वियसली सिस्टम नोज कि उसने काम किस तरीके से करना है। ये पर्सनल मैटर नहीं है, इसका ये सबको समझने की ज़रूरत है कि ये फिर कानूनी मामला है, ये बिल्कुल भी किसी का ज़ाती मामला नहीं है। और सिर्फ एक जुमला, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ख़वातीन के लिए अगर इस पर ज़्यादा फोकस किया जाए तो खासे हद तक मसाइल कम हो जाएंगे। देखिए ये एक बिल्कुल एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर ख़वातीन माशी तौर पे मुस्तहकम होती हैं और इंडिपेंडेंट होती हैं तो वो फिर अपने फ़ैसले खुद कर सकती हैं अगर उनको करने दिए जाएं। इसकी भी डिफरेंट लेयर्स हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा नीचे चले जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है और हमारे इंडिकेटर्स ये बताते हैं कि हम गुर्बत की लकीर से जो करीब लोग हैं या नीचे लोग हैं बहुत ज़्यादा तादाद में। सो उनकी अगर हम कंडीशन को देखें तो वहाँ पर जो इकनॉमिक इंडिपेंडेंस है वो कंट्रोल होती है उनके घर के मर्द अफराद। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, तो ये बहुत एक सीरियस मसला है। लेकिन अगर हम इसे थोड़ा सा ऊपर देखें कि जो यहाँ पे अर्बनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में बच्चियाँ पढ़ रही हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में जा रही हैं, वहाँ पर वो जब एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाती हैं तो वो इकोनॉमिकली एम्पावर होती हैं और फिर वो अपने फैसले अपनी मर्जी की ज़िंदगी वो करती हैं। सो दोनों तरह से चीज़ें हैं। अब इसको कैसे कैप्चर किया जा सकता है, लेकिन मेरा अपना ज़ाती ये ख्याल है कि जब तक इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस के साथ आप सोशली एम्पावर नहीं होंगे ना, आपकी सोच एम्पावर नहीं होगी तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। सोच को बदलना बहुत इंपॉर्टेंट है। वक्त बड़ा मुख्तसर था। उम्मीद है बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन की कायम मकाम चेयरपर्सन है आप, और इस अहम मौजूद हमसे गुफ्तगू कर रही थी। हमें आपसे लेनी है इजाज़त। दोबारा मुलाकात कल करेंगे, बल्कि मंडे को करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।